आपका 18 हाउस स्वदेश पर आपके साथ में हूं अभिषेक सत्यव्रतम और मेरे साथ है मेरे सहयोगी विश्व मोहन कुमार और आप देख रहे हैं पावर ट्रेड। बाजार में पिछले हफ्ते हमने अच्छी तेजी देखी है। लगातार 5 सत्र की तेजी निफ्टी में हो गई है, लगातार 6 सत्र की तेजी निफ्टी बैंक में हो गई है और बाजार को जो सपोर्ट मिला है वो मिला है सितंबर तिमाही के दमदार नतीजों से। अमेरिका में शटडाउन खत्म हो गया है, ये भी एक ट्रिगर रहा है और शुक्रवार को बाजार के लिए बड़ा ट्रिगर आया। हालांकि बाजार ने उस पर बड़ा रिएक्शन नहीं दिया, वो था बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत। 200 से ज्यादा सीटें मिली हैं और महागठबंधन की हालत रही है काफी ज्यादा पतली और बीजेपी एक मजबूत सरकार बनाने जा रही है बिहार में अपने एलाइज के साथ, यानी कि जेडीयू और अन्य सहयोगी पार्टियों के साथ। हमने आखिरी के 25 मिनट में थोड़ा सा रिएक्शन देखा, बाजार किसी तरह हरे निशान में जाके बंद हुआ, लेकिन क्या उस जीत को बाजार आज चीयर करेगा, सेलिब्रेट करेगा, इस पर होगी नजर। लेकिन एक चीज ये भी है कि बाजार के लिए सारे के सारे जो ट्रिगर्स थे वो ऑलमोस्ट हो गए हैं एग्जॉस्ट, क्योंकि नतीजों का सीजन खत्म हो गया है और हम देख रहे हैं कि बिहार के रिजल्ट भी आ गए हैं। अब यूएस इंडिया ट्रेड डील पर सभी की नजरें होंगी, ये कब होगा, कैसे होगा, ये भविष्य में है, लेकिन बाजार अब उसका इंतजार आगे जरूर करेगा। लेकिन आज के लिए जो 4 सबसे बड़े ट्रिगर हैं पहले आपके सामने लाएंगे और फिर सिलसिलेवार ढंग से हम शो में आगे बढ़ेंगे। तो डाउ जोन्स 310 अंक गिर के बंद हुआ है शुक्रवार को, लेकिन नेस्डेक में हमने देखी है 30 अंकों की हल्की सी तेजी। लोअर लेवल से रिकवरी तीनों के तीनों इंडेक्स में आई है, क्योंकि जो गुरुवार का सेशन था वो काफी ज्यादा कमजोर था अमेरिकी बाजारों के लिए। लगभग $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप साफ हो गया था, लेकिन रिकवरी की कोशिश हुई है शुक्रवार के सत्र में। एफआईज की बिकवाली लेकिन चल रही है। हमने देखा कि शुक्रवार को 4,968 करोड़ रुपए की बिकवाली की, लेकिन डीआईज की बाइंग तगड़ी रही है। 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बाइंग की है डीआईज ने, यानी कि जितना एफआईज ने बेचा है लगभग उसका डबल डीआईज ने खरीदा है। क्रूड एक और फैक्टर है भारतीय बाजारों के लिए, संकेत वहां से अच्छे हैं, रेंज में है, थोड़ी बहुत नरमी आई है। $64 के नीचे है कच्चे तेल का भाव, क्योंकि ओवर सप्लाई की चिंता है और डिमांड भी थोड़ी सी वीक है, इसके चलते कच्चे तेल पर असर आ रहा है, लेकिन इंडियन मार्केट के लिए निश्चित तौर पर एक अच्छी चीज है ये। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल Q2 के जो नतीजे आए हैं वो कमजोर आए हैं, हर फ्रंट पर नतीजे कमजोर दिखाई दे रहे हैं। तो आज हो सकता है कि आप शेयर में एक नेगेटिव रिएक्शन आप देखेंगे, लेकिन डॉक्टर रेड्डीज के जो नतीजे आए हैं वो आए हैं मजबूत, तो इस शेयर में आप तेजी की उम्मीद करके चलिए। सीमेंस Q2 में मिले जुले नतीजे रहे, ये शेयर भी फोकस में रहेगा। और IRV इंफ्रा में आज हो सकता है कि आप बड़े गैप के साथ ओपनिंग होते हुए देखेंगे, क्योंकि ऑर्डर मिला है काफी बड़ा, 9,270 करोड़ रुपए का ऑर्डर इनको मिला है। और इसके अलावा हम देखेंगे कि अनंत राज का शेयर भी फोकस में रहेगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश के साथ इन्होंने 4,500 करोड़ रुपए के निवेश का करार किया है, तो इस पर भी आप नजर जरूर रखिएगा। ये 4 बड़े ट्रिगर आपकी स्क्रीन पर। लेकिन ग्लोबल मार्केट को देखें तो मिक्स क्यूज नजर आ रहे हैं और हम अमेरिकी बाजारों में जरूर वहां से थोड़ी रिकवरी लोअर लेवल पे फ्राइडे के साथ में देखे थे, लेकिन आज जो एशिया बाजार के लिए चिंता है वो है जापान और चाइना में जिस तरह के फ्रिक्शन बढ़ रहे हैं। ट्रैवल बैन किया है अपने सिटीजन को कि आप ट्रैवल वहां पे और स्टडी का प्लान ना बनाएं, चाइना की तरफ से इस तरह की एडवाइजरी जारी की गई है। अभिषेक बताइए, पूरा ओवरऑल ग्लोबल सेटअप आपको कैसा दिख रहा है, किस तरह के क्यूज अपने बाजार के लिए आ रहे हैं? विश्वमोहन, गुड मॉर्निंग। देखिए, जो संकेत हैं वो हम कह सकते हैं कि मिक्स्ड हैं। हालांकि शुक्रवार को अमेरिकी बाजारों में देखा कि लोअर लेवल से रिकवरी की अच्छी कोशिश हुई, बावजूद इसके डाउ करीब 300 अंक नीचे बंद हुआ और S&P 500 में भी हमने नेगेटिव टेरिटरी में ही क्लोजिंग देखी है। लेकिन नेस्डेक में हमने करीब लोअर लेवल से करीब 450 अंकों के आसपास का उछाल देखा और उसके चलते आखिरकार नेस्डेक 30 अंक ऊपर जाके बंद हुआ है। और आज सुबह जो संकेत मिल रहे हैं, डाउ फ्यूचर, नेस्डेक फ्यूचर और S&P फ्यूचर तीनों के तीनों पॉजिटिव आपको दिखाई देंगे। नेस्डेक फ्यूचर करीब 150 अंक ऊपर आपको दिखाई देगा। काफी ज्यादा पिटाई हुई थी जो AI वाले स्टॉक्स हैं, यानी कि AMD हो गया, एनवीडिया, ब्रॉडकॉम, ओरेकल को भी आप उसमें जोड़ सकते हैं। लेकिन शुक्रवार के सत्र में थोड़ी रिकवरी आई है। एनवीडिया के शेयर में हमने देखा कि करीब 2.25% के आसपास की तेजी आई, और अगर आप लोअर लेवल से देखेंगे करीब 5.5% के आसपास की मजबूती हमने एनवीडिया के शेयर में देखी। ओरेकल का शेयर करीब 2.5% चढ़ा, लगातार दूसरा सत्र था। लेकिन ये याद रखिए कि अगर आप महीने भर में देखेंगे तो लगभग
28% के आसपास की नेट गिरावट एनवीडिया ओरेकल के शेयर में आपको दिखाई देगी। तो ये स्थिति है। एआई बबल की बातचीत हो रही थी कि वैल्यूएशंस काफी ज्यादा ऊपर चले गए हैं और उसके बाद करेक्शन हमने लास्ट वीक में देखा था। गुरुवार के सत्र में लगभग $1 ट्रिलियन के आसपास का मार्केट कैप अमेरिकी बाजारों से साफ हो गया था। लेकिन यह है कि हाँ, रिकवरी वहां पर थोड़ी आ रही है और रिकवरी को जो सपोर्ट मिल रहा है, अमेरिका में हमने देखा कि रिकॉर्ड गवर्नमेंट शटडाउन था, 43 दिनों तक चला, शटडाउन खत्म हो गया है, तो वहां पर अब आर्थिक आंकड़े भी आने की शुरुआत हो जाएगी। तो ये एक अच्छी चीज है। देखते हैं कि बाजार कब स्थिर होकर तेजी की चाल कितनी और कितनी मजबूत ये दिखाते हैं। लेकिन अगर हम एशिया बाजारों की बात करें तो जापान के बाजार निकेई में करीब 350 अंकों के आसपास की गिरावट है। हालांकि लोअर लेवल से थोड़ी रिकवरी की कोशिश हो रही थी, लेकिन फिर से ऊपरी स्तरों पर प्रेशर बना है। 3 दिनों की गिरावट के बाद जापान में एक स्टॉक लिस्टेड है, सॉफ्ट बैंक, एआई से रिलेटेड है ये स्टॉक। 2% के आसपास की तेजी हमने सॉफ्ट बैंक के शेयर में देखी है। हालांकि अगर आप हांगकांग को देखेंगे तो वहां पर भी नरमी है, 100 अंकों के आसपास की गिरावट है। लेकिन दक्षिण कोरिया की कोस्पी में तेजी है, करीब 1.5% के आसपास की मजबूती पर वहां पर कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन गोल्ड की बात करें, एक रेंज बाउंड ट्रेड है गोल्ड में है, भाव $4090 के आसपास है। और अगर हम सोने की बात करें तो डॉलर में जो कमजोरी थोड़ी बहुत आई है, उसके चलते सोने के भाव को हल्का सा सपोर्ट मिला है। लेकिन क्रूड में पिछले हफ्ते भी गिरावट रही, उसके पिछले हफ्ते भी गिरावट हमने देखी थी कच्चे तेल में। तो लगातार 2 हफ्ता कमजोरी वाला कच्चे तेल के लिए हो गया है और भाव जो है करीब $64 प्रति बैरल के आसपास के हैं। ओवर सप्लाई को लेकर थोड़ी सी चिंताएं हैं और डिमांड भी थोड़ी सी वीक रहने की आशंका है। इसके चलते क्रूड एक रेंज में, लेकिन डेफिनेटली अपने भारतीय बाजारों के लिए एक पॉजिटिव साइन आप कह सकते हैं कच्चे तेल के फ्रंट पर। यूएस में जो 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड है वो है 4.14% पर। डॉलर इंडेक्स की बात करें 99.36, थोड़ी सी नरमी हमने देखी है। तो ये पूरी की पूरी पिक्चर है। एक चीज और है, अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने एक बयान भी दिया है कि चाइना के साथ रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर जो डील है वो थैंक्स गिविंग तक हो सकता है। तो ट्रेड डील पर ही फिर से जाके नजरें टिक जाएंगी, क्योंकि अब धीरे धीरे कह सकते हैं कि जो इवेंट्स हैं वो पीछे छूटे हैं। अर्निंग सीजन खत्म हो गया है और अब जो ग्लोबल क्यूज होंगे वो भी इंपॉर्टेंट हो गए। और देखते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील कब होती है, इस पर भी भारतीय बाजारों की आगे नजर रहने वाली है। फिलहाल आज के लिए जो क्यूज हैं वो मिक्स टू हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव है। गिफ्ट निफ्टी करीब 60 अंक ऊपर खुलने के संकेत दे रहा है। हमने एनडीए की जो प्रचंड जीत हुई थी, हालांकि बाजार ने उसका अंदाजा लगा लिया था एग्जिट पोल के बाद ही, लेकिन जो नंबर्स आए हैं शुक्रवार को जब काउंटिंग है उसके बाद फाइनल जब आंकड़े आ जाए, बाजार ने उसको पूरी तरह से अभी लगता नहीं कि उसको प्राइसिंग किया है। और आज गिफ्ट निफ्टी ये 58 अंक ऊपर खुलने के संकेत दे रहा है। हो सकता है कि एक अच्छी शुरुआत के बाद बाजार में आप तेजी को बढ़ते हुए भी देखें आज के सत्र में। चलिए अभिषेक, आपने सही कहा, लेकिन उस दिन के जो ग्लोबल क्यूज थे फ्राइडे के सत्र के काफ़ी खराब थे। चौतरफा बिकवाली दिख रही थी सारे ही बाजारों में। अमेरिका के बाद हमें एशियाई बाजारों में भी काफ़ी बिकवाली दिखी, यूरोप के बाजार में काफ़ी बिकवाली दिखी थी। उस वजह से निफ्टी में उस तरह की तेज़ी नहीं आई, लेकिन लोअर लेवल से हमने देखा था अच्छी रिकवरी आखिरी 1 घंटे में दिखी थी और 25,900 के ऊपर जाकर बंद हुआ था। लेकिन आज जैसा आप कह रहे थे कि मिक्स क्यूज है, लेकिन एक चिंता वही है कि जापान और चाइना में जो फ्रिक्शन बढ़ते दिख रहे हैं वो एक बड़ी चिंता है। और चाइना की तरफ से अपने सिटीजन को एडवाइजरी भी जारी किया गया है कि वो अगर स्टडी प्लान और ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तो अभी रोक सकते हैं, उसको लेकर वार्निंग जारी की गई। तो ये एक चिंता है ग्लोबल मार्केट से। लेकिन ग्लोबल बाजारों में और क्या कुछ क्यूज दिख रहे हैं, इसी पे बात करते हैं। हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर सजीत मंगास सर हैं। सजीत सर, सबसे पहले ग्लोबल बाजारों में जिस तरह के उतार चढ़ाव देख रहे हैं, ऐसे में इसका भारतीय बाजारों पर क्या असर हो सकता है? देखिए, फ्राइडे को तो अगर आप देखें तो यूएस मार्केट मिक्स रहे, तो थोड़ी सी गिरावट भी थी, पर वो थोड़ा सा करेक्शन हुआ। आप देखेंगे कि डाउ जोन्स और एसएनपी नीचे बंद हुए, पर जबकि नैस्डैक मार्जिनली ऊपर बंद हुआ। एक काफ़ी अभी माहौल ये है कि इकोनॉमिक डेटा के ऊपर काफ़ी नज़र है मार्केट की, और उसके चलते काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। ये हफ्ता भी बहुत ऐसा रहेगा, क्योंकि यूएस शटडाउन से बाहर आया और उम्मीद है कि इस हफ्ते काफ़ी इकोनॉमिक डेटा आएगा, जिसकी वजह से मार्केट ये डिटरमिन कर पाएगा कि दिसंबर में रेट कट होगा कि नहीं होगा।
पिछले हफ्ते जो हमने देखा कि रेट कट के आसार कम होते हुए दिखे थे और 50-50 के चांसेस दिख रहे थे और इकोनॉमिक डेटा जो इस हफ्ते आएगा वो ये भी बताएगा कि रेट कट की संभावना कितनी बढ़ सकती है या घट सकती है। इसके अलावा जो है हमने देखा कि करेक्शन था एआई स्टॉक्स पे। ये हफ्ता भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रहेगा एआई के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज एनवीडिया के अर्निंग्स आने वाले हैं इस हफ्ते, तो सारे बाज़ार की नज़र इस पे रहेगी। काफ़ी ओवर वैल्यूएशन के चलते काफ़ी कुछ करेक्शन भी देखने को मिला है टेक स्टॉक्स में, तो वो भी है। और वॉलमार्ट का नंबर भी आने वाला है। तो दो बड़े दिग्गजों के नंबर इस हफ्ते हमको देखने को मिलेंगे और एनवीडिया को लेके काफ़ी उम्मीदें भी हैं और लोग उसको देखेंगे, क्योंकि एआई के चलते और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स के चलते टेक स्टॉक्स में काफ़ी बढ़त हुई है और जिसके तहत S&P 500 का जो वेटेज है टेक का वो काफ़ी बड़ा है। और अगर थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट भी होता है या आउटलुक भी कम होता है तो उसके चलते हमको थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिलेगा और वो जो है वो पर्कुलेट होगा बाकी मार्केट्स में भी, जहाँ पर एआई के चलते काफ़ी उछाल देखने को मिला। और ये भी हो सकता है कि फंड फ्लोस डायरेक्शन चेंज करे, क्योंकि फिर वो डिफेंसिव स्टॉक्स में जाएंगे या डिफेंसिव सेक्टर्स में जाएंगे या भारत में जैसे टेक कंपनीज हैं वहाँ पर जाएंगे, जहाँ पर हमने काफ़ी बिकवाली देखी है इस साल में। संजय सर, गुड मॉर्निंग। एफआईज की बात करें तो हम देख रहे हैं कि लगातार एफआईज बेच रहे हैं, लगातार 5 सत्र की बिकवाली हो गई है और अब क्वांटम भी बढ़ रहा है। ये एक चिंता की बात है। लॉन्ग होल्डिंग भी गिर रही है। तो कैसे आप रीड कर रहे हैं एफआईज के और डीआईज के डेटा को, और आज अगर हम ओवरऑल सेटअप की बात करें तो आपको कैसा दिखाई दे रहा है? देखिए, शुक्रवार को बाज़ार नीचे था और फिर आखिरी 1 घंटे में जो उसमें उछाल देखने को मिला, उसके तहत ऐसा लगा कि जैसे कोई डेड कैट बाउंस है। मार्केट अभी भी जो है 25,900 के ऊपर है। क्या 26,000 क्रॉस कर पाएगा, वो थोड़ा सा टफ लग रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस अभी भी है 26,000 पे मार्केट के लिए। बैंक निफ्टी को देखें तो 58,500 के ऊपर है। वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस आने की उम्मीद है उसमें। तो वो एक रहेगा वहाँ पर। अगर आप एफआई और डीआई के नंबर देखेंगे तो काफ़ी बाइंग हुई है डीआईस की तरफ से, लगभग 8,400 करोड़ के ऊपर की बाइंग हुई है और एफआईस की जो है सेलिंग हुई है लगभग 5,000 करोड़ के आसपास सेलिंग हुई है। और हमने वो अगर हम इस आंकड़ों को थोड़ा ब्रेकअप करने की कोशिश करेंगे तो ऐसा हमको पता चलेगा कि डीआई की बाइंग जो थी वो कुछ ब्लॉक डील्स के चलते हुई थी, जैसे कि सजिलिटी की ब्लॉक डील थी जिसमें डीआई ने काफ़ी ख़रीदा। और एफआईएस की जो सेलिंग थी वो उसको बेसिकली फ्रंटलाइन स्टॉक्स को लिखित थी, जिसमें हमने कुछ सेलिंग देखी आईटीसी में देखी। हमने देखा कि आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी और जो जितने फ्रंटलाइन स्टॉक्स हैं जो पिछले 1 महीने से इस रैली को सस्टेन कर रहे हैं उसमें कुछ हमने देखा। इसके अलावा ब्रॉडर मार्केट्स में भी हमने कुछ सेलिंग देखी एफआईएस की, जहां पर प्रॉफिट बुक किया गया था, क्योंकि फ्राइडे को ऑलमोस्ट आखिरी डे था अर्निंग सीजन का, तो वहां पर भी कुछ बिकवाली देखी। तो हमने जो हैवी सेलिंग देखी है वो वहां से आया है। अगर आगे जाके देखें तो फ्लोज जो हैं वो अभी भी इमर्जिंग मार्केट्स में चाइना की तरफ जा रहे हैं और बाकी जगह जा रहे हैं, पर 2 चीज़ें हैं, चाइना और ताइवान कोरिया जहाँ पर फ्लोज जा रहे हैं वहाँ से रिवर्स हो सकते हैं या भारतीय मार्केट्स में, और वो एक फैक्टर रहेगा आगे जाके कि फ्लोज कब जाएंगे रिवर्स होंगे इंडियन मार्केट्स के लिए। ओवरऑल अगर हम देखें तो अभी तक ईयर टू डेट तो नेट सेलर रहे हैं एफआईएस और डीआईएस नेट बायर रहे हैं। लेकिन देखते हैं आगे किस तरह के ट्रिगर रहते हैं। लेकिन सजीद सर, एक और सवाल, निफ्टी और बैंक निफ्टी, हमने फ्राइडे के सत्र में देखा था कि 3 बजे के आसपास निफ्टी में लोअर लेवल से करीब 150 अंकों की और बैंक निफ्टी में करीब 500 अंकों की रिकवरी दिखी। क्या ये रिकवरी आज जारी रह सकती है? क्योंकि आज उतने क्यूज खराब नहीं है, उस दिन सिर्फ बेहतर क्यूज डोमेस्टिक फ्रंट पे जरूर था, लेकिन ग्लोबल क्यूज काफी खराब दिख रहे थे। आज आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का सेटअप कैसा दिख रहा है? इंटरेस्टिंग ट्रेंड है। अगर आप देखें कि वायदा बाज़ार का डेटा देखें तो निफ्टी फ्यूचर्स में लगभग 2,250 करोड़ से ऊपर का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा था फ्राइडे को।
ये जो हमने उछाल देखा उसके चलते देखा गया। और फिर हमने निफ्टी बैंक में भी जो है ओपन इंटरेस्ट उतना नहीं बढ़ा, 40 करोड़ कुछ बढ़ा, बट बाकी स्टॉक्स जैसे HDFC बैंक, RIL, ICICI जिसमें सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है वहाँ पर भी ओपन इंटरेस्ट बढ़े थे। ICICI बैंक में ओपन इंटरेस्ट घटा था। वहाँ पर जो हमने देखा ICICI बैंक का जो घटा था वो इसलिए था कि लॉन्ग्स जो थे अनवाइंड हुए हैं ICICI बैंक में। बट इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इंडेक्स फ्यूचर्स FIX का जो ओपन इंटरेस्ट है वो लगभग 1800 करोड़ बढ़ा। इसका मतलब ये है मैं बड़ा, और वो भी शॉर्ट पोजीशन थे सारे। इसका मतलब ये है कि तब मार्केट ऊपर जा रहा था तो FI शॉर्ट कर रहे थे मार्केट को, और 1800 करोड़ का नेट शॉर्ट एडिशन हुए हैं FIs के ओपन इंटरेस्ट पोजीशन में। अगर आप देखें जो डेटा आया है उसके हिसाब से, तो अभी जो FIs का टोटल ओपन इंटरेस्ट है वो लगभग 30,000 करोड़ के ऊपर है। वो एक चीज़ और दर्शाता है कि यहाँ पर तो ऐसा रेजिस्टेंस आने वाला है। जब हमने ऑलरेडी देखा है कि 26,000 के बाद पार जब भी जाता है तो कुछ सेलिंग आती है, तो FIs अभी भी शॉर्ट्स ऐड कर रहे हैं इस मार्केट में, और वो एक चीज़ है जो फैक्टर है जो मार्केट को में थोड़ा सा दबाव रखा रहेगा। और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आगे जाते हुए मार्केट के लिए। दूसरा चीज़ जो हमको देखने की ज़रूरत है कि लेवल्स कैसे रहेंगे। हमने देखा कि 25,700 में पुट राइटिंग हुई है, उसका मतलब ये है कि थोड़ा सा बेस वहाँ पर ऐड हो रहा है। और जो कॉल राइटिंग है अभी भी 25,900 और 26,000 में है। तो जो सेलिंग है या रेसिस्टेंस है वो 26,000 का है अभी भी, और मार्केट थोड़ा सा रेंज रहेगा अनलेस एक मोमेंटम आ जाता है। आज के वक्त में बिहार इलेक्शंस ख़त्म हो गए हैं, तो वो उसका कुछ इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं दिखेगा, बट जो मेजर इम्पैक्ट जो अभी दिखेगा वो अर्निंग्स अपग्रेड अगर आते हैं तो उसके, और दूसरे जो हैं जो आपके आप ये कह लीजिए कि इंडिया US ट्रेड डील जो है उसके अगर कोई न्यूज़ आती है तो उसके चलते एक मोमेंटम आएगा जो मार्केट को ऊपर ले जा सकता है यहाँ से। जी बिल्कुल, सही कहा आपने सर कि अर्निंग अपग्रेड्स पर नजर रहेगी, और जो Q2 यानी कि सितंबर क्वार्टर के जो नतीजे हैं ऑलमोस्ट वो कंप्लीट हो गए हैं, बड़ी कंपनीज के तो सारे के सारे आ गए हैं। तो एक सवाल इस पर भी है कि आपको ओवरऑल जो नंबर्स दिखाई दिए हैं वो किस तरह से लग रहे हैं, और क्या बाजार के सेंटिमेंट को ये और इंप्रूव करेंगे यहां से? देखिए अपने ET नाउ की रिसर्च टीम ने जो रिसर्च किया है निफ्टी 50 कंपनीज़ का, उसके हिसाब से ये लगता है कि रेवेन्यू जो थे 8% बढ़े YOY दूसरी तिमाही में। अगर हम कंपेयर करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में 10% बढ़ा। ये अच्छा अनुमान है, क्योंकि हम Q2 में जब एंटर किए थे तो एक्सपेक्टेशन बहुत नीचे थी। इम्पैक्ट ऐसे लग रहा था कि फाइनेंशियल्स में इम्पैक्ट होगा, कंजम्पशन उतना नहीं होगा, और टेक स्टॉक्स की जो अर्निंग्स होंगी बहुत ही गंदी अर्निंग्स होंगी, पर ऐसा नहीं दिखा। टेक स्टॉक्स की अर्निंग्स इन लाइन थी या थोड़ी सी अच्छी थी। फाइनेंशियल्स में जो परफॉर्मेंस था अच्छा था, और कंजम्पशन जो है वो थोड़ा सा बढ़ते हुए दिखा हमको। तो ये तीन चीज़ें हमको दिखी टॉप लाइन के बेसिस पे। एबिटा हम देखें तो एबिटा 5% था ऊपर YOY, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरा है, और पैड भी जो है गिरा है 6% और 6% दोनों YOY और क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता ये है कि मार्जिन प्रेशर रहे हैं इस क्वार्टर में सारे कंपनीज़ के लिए। कंपनीज़ ने अपना वैल्यू ग्रोथ किया है रेवेन्यू के हिसाब से, बट प्राइसिंग और मार्जिन प्रेशर्स रहे हैं, जिसके तहत वॉल्यूम पुश बहुत हुआ है इस क्वार्टर में, और वो हमको कंजम्पशन की उसमें देखने को मिलता है, जहाँ पर YOY 19% का ग्रोथ है और QOQ 8.2% का ग्रोथ है। एबिटा और जो पैट है वो उतनी हद तक ग्रो नहीं हुए, क्योंकि वहाँ पर मार्जिन प्रेशर है और कॉस्ट जो है वैल्यू जो है वो कम हुआ है। तो कंपनीज ने ये डिसाइड किया कि हम वॉल्यूम ज़्यादा बेचेंगे, अपना मार्केट शेयर मेंटेन करके रखेंगे, और ये जो चीज़ें हैं वो इस अर्निंग सीजन को थोड़ा सा दर्शाती है कि कंपनीज रिजिलियंट हैं, और कंजम्पशन जो है वो थोड़ा सा वापस आ रहा है। हमने देखा कि सितंबर के आखिरी में जब GST कटा है तो वॉल्यूम कंजम्पशन थोड़ा सा बढ़ा।
कंपनीज़ की कमेंट्री जो हमको देखने को मिल रही है उसके हिसाब से ये है कि अर्बन मार्केट्स में और रूरल मार्केट में कंजम्पशन की उम्मीद आ रही है अक्टूबर में और अक्टूबर नवंबर में, क्योंकि अक्टूबर में भी फेस्टिव सीज़न था। क्या ये सस्टेन रहेगा आगे के लिए, ये थोड़ा सा देखने लायक है, क्योंकि उम्मीद ये है कि H2 जो है दूसरा हाफ जो है फाइनेंशियल ईयर का वो पहले हाफ से अच्छा रहेगा। तो जो ग्रोथ है वो बैक एंडेड रहेगा, जिसके तहत हो सकता है कि हम अर्निंग्स अपग्रेड देखेंगे निफ्टी कंपनीज़ के अर्निंग्स में या निफ्टी के रेवेन्यू वगैरह में, और वो एक तरह से अच्छा रहेगा मार्केट के लिए, बिकॉज मार्केट आज के डेट में हम 22-23 टाइम्स अर्निंग्स में चल रहे हैं, फॉरवर्ड अर्निंग्स में, और जहाँ और उसी अर्निंग्स में हम सस्टेन कर रहे हैं। तो अगर अर्निंग्स बढ़ेगी तो हमारा जो मल्टीपल है थोड़ा सा कम होगा, और जिसके तहत आगे जाके हमको एक वैल्यूएशन बफर मिलेगा जहाँ पर इन्वेस्टमेंट या फॉरेन फ्लोज आ सकते हैं इस मार्केट में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है देखने लायक कि कितने अपग्रेड्स आते हैं, और अपग्रेड आने की वजह से हमारा जो वैल्यूएशन है, जो प्राइस टू अर्निंग्स है इंडेक्स का, वो कितना नीचे आ जाता है, जिसके तहत हमको कुछ फ्लोज मिलेंगे। ओके, शुक्रिया सजिद सर ये पूरी डिटेल्स बताने के लिए। हालांकि आप देखेंगे तो दूसरी तिमाही के नतीजे जो अनुमान लगाए जा रहे थे उससे बेहतर ज़रूर दिख रहे हैं, और सेकेंड हाफ जो होगा इस फाइनेंशियल ईयर का वो और ज़्यादा बेहतर रहने की उम्मीद लगाई जा रही है। लेकिन चलिए एक और अपडेट था वीकेंड के दौरान, जो भारत और साउथ अफ्रीका के बीच जो पहला टेस्ट खेला जा रहा था, जो 2 मैच की जो ये सीरीज चल रही है उसमें साउथ अफ्रीका जीत गई है। लेकिन इस मैच के और क्या हाइलाइट्स थे, अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक, आप काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं मैच में, टेस्ट मैच को भी आप काफ़ी क्लोजली ट्रैक करते हैं, क्या कुछ अपडेट रहा इस मैच से? विश्वमोहन, देखिए अपडेट तो सबको पता चल ही गया है कि भारत हार गया है, और ये 15 साल बाद अपने होम ग्राउंड पर भारत दक्षिण अफ्रीका से हारा है। देखिए हार जीत चलती रहती है विश्वमोहन, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अब ये जो टीम सिलेक्शन किया था ना, ये गले से उतर नहीं रही थी। ये डे 1 से रिजल्ट तो ठीक है तीसरे दिन में आ गया। कुछ लोग पिच क्यूरेटर को भी दोष दे रहे हैं कि आपने कैसी पिच बनाई कि जहां पर 200 रन का आंकड़ा भी पार नहीं हो पाया, और इंडिया के सेकंड इनिंग में तो 100 भी पार नहीं हो पाए। लेकिन भारत ने जो टीम सेलेक्ट की थी ना, वो थोड़ी सी अजीबोगरीब थी। आपने 4 स्पिनर खिलाए, आपने वॉशिंगटन सुंदर को खिलाया, आपने बैटिंग ऑर्डर में उनको काफी ज्यादा प्रमोट भी किया, बॉलिंग उनका कह सकते हैं कि एक बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, लेकिन उनसे बॉलिंग नहीं कराई आपने, एक चीज ये रही। दूसरी चीज, आपने 2 विकेट कीपर खिला दिए, आपने ध्रुव जुरेल को भी खिलाया, ऋषभ पंत तो खैर टीम में थे ही। आप सोच ही नहीं देखी, साई सुदर्शन जो कि आपके स्पेशलिस्ट बैट्समैन थे और जो उन्होंने लास्ट टेस्ट खेला था वहां पर अच्छा परफॉर्म किया था दोनों इनिंग्स में, और ऐसा माना जा रहा था कि शायद वो जो द्रविड़ के बाद पुजारा ने जगह ली, पुजारा की जगह शायद एक जो भारत तलाश में है, शायद साई सुदर्शन उस गैप को फिल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनको आपने टीम से ड्रॉप किया। ये बात सही है कि नहीं, शुभमन गिल चोटिल हो गए और दोनों इनिंग्स में वो खेल नहीं पाए, उसने भी रिजल्ट पर असर जरूर डाला, लेकिन ये टीम कॉम्बिनेशन गले से उतरी नहीं। और ये जो हार है ना भारतीय टीम को, और टीम सिलेक्शन को लेकर जो कोच हैं और जो कैप्टन है, अब ये गंभीर अपनी जब तक मनमानी करते रहेंगे तो ये स्थिति देखेंगे। देखिए आप लिमिटेड ओवर क्रिकेट में T20 वनडे में आप ठीक हैं, लेकिन टेस्ट में आपकी कलई खुल गई है। पिछले अगर आप 6 टेस्ट देखेंगे तो 6 में से 4 या 5 ही हार गए हैं, तो ये थोड़ी सी चिंताजनक स्थिति जरूर रही विश्वमोहन। और एक जो सेटबैक था वो शुभमन गिल का रिटायर्ड हर्ट होना, अगर वो मिलकर कम से कम 30 रन तो बना ही सकते थे दोनों पारियों में, और जो जीत हासिल हमारे लिए आसानी से हो सकती थी। चलिए वापस से बाजार की ओर लौटते थे। शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद भी कई सारी कंपनियों के नतीजे आए थे, कैसे रहे थे ये नतीजे जानने के लिए चलते हैं अर्शिषा के पास। अर्शिषा, बताइए वो कौन सी कंपनियां थी और किस तरह के नतीजे रहे हैं ओवरऑल? बिल्कुल, तो सबसे पहले टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल से शुरुआत करते हैं। नतीजे कमज़ोर थे। मैनेजमेंट की कमेंट्री जीएलआर को लेकर काफ़ी कमज़ोर आई है, इनफैक्ट उन्होंने अपनी गाइडेंस घटाई है, तो यहाँ पर शायद नेगेटिव एक्शन न्यूज़ और इसके चलते मैनेजमेंट के गाइडेंस के दम पर नज़र आ सकती है। इसके अलावा वीआईपी इंडस्ट्रीज़, इनके भी नतीजे काफ़ी कमज़ोर थे। याद रखिए एबिटा लॉस कंपनी ने रिपोर्ट किया है 13 क्वार्टर्स में पहली बार। नतीजे अक्रॉस द बोर्ड अनुमान से कमज़ोर, रेवेन्यू में 25% की गिरावट और कंसोलिडेटेड लॉस करीब 140 करोड़ के आसपास आया है, तो काफ़ी कमज़ोर नतीजे वीआईपी इंडस्ट्रीज़ ने पेश किए हैं। इसके अलावा एक्साइड, इनके भी नतीजे काफ़ी कमज़ोर थे। एबिटा 10 क्वार्टर के लोएस्ट लेवल्स पर, पैट नज़र आया इस तिमाही में।
रेवेन्यू में 2% की गिरावट दिखी और प्रॉफिटेबिलिटी में भी करीब 26% की गिरावट सालाना आधार पर कंपनी ने रिपोर्ट की है। B2 रिटेल, इनके नतीजे काफ़ी अच्छे थे। इनफैक्ट रेवेन्यू में करीब 90% का ग्रोथ दिखा सालाना आधार पर। मुनाफे में आती हुई कंपनी नजर आई। 17 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने रिपोर्ट किया वर्सेस 2 करोड़ का लॉस जो कंपनी ने सेम टाइम लास्ट ईयर रिपोर्ट किया था। इसके अलावा उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक इंटरेस्ट इनकम में कमजोर रिवर्सल दिखा, जिसके चलते नेट इंटरेस्ट इनकम करीब 40% तक गिरती हुई नजर आई। इसी के साथ कंपनी ने करीब 350 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया है। तो काफ़ी कमज़ोर नतीजे यहाँ पर उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक से निकल कर आए। सन टीवी काफ़ी अच्छे नतीजे, रेवेन्यू में 40% का ग्रोथ, एबिटा मार्जिन एक्सपैंड होकर करीब 60% के आसपास आए। तो काफ़ी अच्छे नतीजे सन टीवी ने पेश किए हैं। इसके अलावा सीमेंस, यहाँ पर मिले जुले नतीजे थे। टॉप लाइन पर अच्छा एग्जीक्यूशन था, लेकिन याद रखिए मार्जिन्स थोड़े से सॉफ्ट आए इस तिमाही में। मुनाफे में भी हल्की गिरावट दिखी, हालांकि रेवेन्यू में 16% का ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट किया। तो कई सारे स्टॉक्स थे जो नतीजों के दम पर आज के सत्र में फोकस में रहेंगे। शुक्रवार को आखिरी दिन था दूसरी तिमाही के नतीजों के सीजन का, तो आज लास्ट डे होगा जब हम अर्निंग्स ट्रैक करेंगे। लेकिन कई सारे कंपनीज जो ब्रॉडर मार्केट से आज नतीजों के दम पर फोकस में रहेंगे। ठीक है, तो तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं। नतीजे की लिस्ट लगभग कंप्लीट हो गई है। अब इक्का दुक्का नतीजे आ जाएं तो उसकी बात अलग है। अदरवाइज जो बड़ी कंपनीज हैं उन्होंने सबने अपने नतीजे जारी कर दिए हैं। तो जो नतीजे फोकस में रहेंगे उन पर आगे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक खबर आ रही है गेल की ओर से, और 18 और स्वदेश की एक्सक्लूसिव खबर है कि पाइपलाइन का जो लीकेज है उसको ठीक किया जा रहा है। ऐसा गेल की तरफ से स्टेटमेंट आ रहा है। और निश्चित तौर पर उन्होंने ये भी कहा है कि पाइपलाइन को खाली करा लिया गया है और लीकेज को फिलहाल ठीक किया जा रहा है। तो ये एक अपडेट है गेल की तरफ से। लेकिन चलिए बाजार की तरफ वापस लौटेंगे और अपने एक्सपर्ट को जोड़ के अब जरा आपके स्ट्रेटजी को बनाते हैं आज के लिए। हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रभुदास लीलाधर की वैशाली पारेख। वैशाली जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 और स्वदेश पर। मेरे एसेट शेयर खान के सोमिल मेहता भी हमारे साथ हैं। सोमिल जी, आपका बहुत शुक्रिया आज हमें समय देने के लिए। वैशाली जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। एक बार जरा निफ्टी बैंक को लेकर जरा स्ट्रेटजी बताइए कि आपका व्यू क्या है और क्या आपको लगता है कि ये तेजी जारी रहेगी? अगर हाँ, तो क्या 26,000 का जो एक इमीडिएट हर्डल है, क्या निफ्टी उसको क्रॉस करने को तैयार दिख रहा है या फिर थोड़ा समय लगेगा? वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। एक्चुअली जो फ्राइडे का क्लोज आया था इट वाज क्वाइट अ बुलिश व्यू, तो आई थिंक ये अपवर्ड मूव जारी रहेगा। और नेक्स्ट टारगेट जो हम देख रहे हैं वो है 26,400 और नियर टर्म सपोर्ट बन रहा है 25,600। हाउएवर प्रोमिनेंट सपोर्ट लाइज एट 25,350, बट ये ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए, सस्टेन करने के लिए आई थिंक 25,600 इज द नियर टर्म सपोर्ट। और बैंक निफ्टी भी हम देखें तो एक अच्छा सा क्लोज आया है, बट इट नीड्स टू क्रॉस 58,600 लेवल्स, और अगर सस्टेन करता है उसके ऊपर तो 59,200 का नेक्स्ट टारगेट दिख रहा है और सपोर्ट आ रहा है 57,200 फॉर दिस वीक। कॉल इंडेक्स को लेकर, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक क्या आज आपकी रणनीति रहनी चाहिए? सोमिल के पास चलते हैं। सोमिल, आप बताइए आज आपकी टॉपिक क्या है, टॉप ट्रेड्स कहाँ आप क्या बता रहे हैं? गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मेरी टॉपिक्स पहले एक फाइनेंशियल्स में से रहेगी, इंश्योरेंस स्पेस, एसबीआई लाइफ में ऑलरेडी एक अप ट्रेंड चल रहा है। बहुत ही अच्छा सेटअप है, मंथली वीकली चार्ट्स पर हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन है, सारे एवरेजेस के ऊपर ये स्टॉक चल रहा है। एक जो कंसोलिडेशन कुछ समय पहले हुआ था वो ऊपर की तरफ टूटा है और ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है हम इस स्टॉक के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा 1965 और टारगेट रहेगा 2100 का। दूसरा स्टॉक मैंने आईटी से चुना है। आईटी में मुझे लगता है कि अब एक शॉर्ट टर्म में अप ट्रेंड विजिबल है और यहाँ पर जो हैवी वेट्स है उसमें से मुझे टीसीएस बहुत ही अच्छा लग रहा है। टीसीएस कुछ समय पहले भी मैंने बताया था, एवरेजेस के ऊपर चल रहा है, 2040 के ऊपर चल रहा है, हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन है। पिछले वीक का हाई भी ऊपर की तरफ निकाला है, तो बहुत ही अच्छा सेटअप है यहाँ पे। शॉर्ट टर्म में मेरा टारगेट 3400 है फॉर टीसीएस और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 3030 का रहेगा। 3030 का स्टॉप लॉस, 3400 का टारगेट। एसबीआई लाइफ 2100 का टारगेट
1965 का स्टॉप लॉस। ये दो टॉपिक आपकी तरफ से आगे है। वैशाली जी, आप बता दीजिए आपकी टॉपिक क्या है? जियो फाइनेंस चूज करूंगी 314 पे, 308 के स्टॉप लॉस के साथ और 325 का टारगेट। और दूसरा जो मुझे टेक्निकली वेल प्लेस्ड लग रहा है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी इससे ठीक ही है। आई थिंक आरबीएनएल पे ध्यान दिया जा सकता है। 321 का प्राइस है, 314 के स्टॉप लॉस के साथ 330 तक जा सकता है। और जियो फाइनेंशियल्स, ये आपकी तरफ से दो टॉपिक निकल कर आ रही हैं। चलिए कुछ और एक्टिव स्टॉक्स की बात कर लेते हैं जो फ्राइडे के सत्र में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक्टिविटीज़ दिख रही थी। लेकिन उससे पहले क्या एक खबर भी आ रही है या आईआरबी इंफ्रा को लेकर जो ऑर्डर मिला है उस पर एक राय ले लेते हैं। सौमिल, आप बताइए आईआरबी इंफ्रा को लेकर ये जो ऑर्डर मिला है, इस खबर का क्या असर होगा आईआरबी इंफ्रा को लेकर? सौमिल, आपकी राय क्या है? आईआरबी इंफ्रा में अभी भी एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। 20-40 डेली मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन है, तो मेरा इस समय व्यू नेगेटिव है। हाउएवर जो एरिया में ये ट्रेड कर रहा है अराउंड 40-41 के आसपास बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट है। मल्टीपल टाइम्स ये स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया है। मुझे लगता है कि यहाँ पे ही थोड़ा सा कंसोलिडेट होगा, बेजिंग आउट पैटर्न बनेगा और फिर ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन इस समय अवॉइड का सजेशन है। ऊपर में जो 44 के लेवल्स है विच इज वेरी क्लोज टू 20 डेली मूविंग एवरेज, अगर उसके ऊपर क्लोज होता है वहां पर जाके मुझे लगता है कि एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। फिर ऊपर में जो टारगेट्स रहेंगे 47-48 के रहेंगे, लेकिन वी हैव टू वेट फॉर अ ब्रेकआउट अ क्लोज अबाउट 44। ठीक है, 44 के ऊपर आप पहले बंद होने की उसमें लेवल देख लें, क्लोजिंग लेवल, उसके बाद ही इसमें कोई राय बनाएंगे। लेकिन चलिए जो नतीजे जो आए हैं जरा फटाफट उन पर व्यू लेते हैं। और अब तो लास्ट लेग में ही है, लास्ट लेग क्या, नतीजे लगभग खत्म हो गए हैं। जो कुछ नतीजे आए हैं जरा उनकी चर्चा कर लेते हैं। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल, इसके नंबर्स आए हैं कमजोर और शेयर हमने देखा था कि शुक्रवार को भी गिरा था, 400 रुपये के नीचे ही है। डिमर्जर होने के बाद वाले ये भाव हैं ये। लेकिन जो चीज़ निराश कर रही है वो ये है कि जो जेएलआर का जो FY26 का गाइडेंस है उसको भी रिवाइज किया गया है और एबिट मार्जिन का जो गाइडेंस है इसको रिवाइज करके 0% से 2% के बीच में कर दिया गया है। ये निश्चित तौर पर एक चिंता की बात है। एडजस्टेड लॉस की बात करें तो ये 6,368 करोड़ रुपए का है, जबकि प्रॉफिट था पिछले साल के करस्पॉन्डिंग क्वार्टर में 3,521 करोड़ रुपए का। टाटा मोटर्स में सोमिल जी आप ही व्यू दीजिए, कैसा लग रहा है आपको शेयर ये, और क्या करना चाहिए जिनके पास है ये शेयर? आई थिंक इस समय जो ट्रेंड चल रहा है वो डेफिनेटली डाउन ट्रेंड है। बहुत समय से प्रॉब्ली अराउंड अक्टूबर 2024 से 200 डेली मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। इन द लास्ट 3 या 4 महीने में जो रेजिस्टेंस बना है इस स्टॉक का अराउंड 440-450 के आसपास का एक रेजिस्टेंस बना है। और हर बार जब भी ये स्टॉक उस समय उस जगह पर जाता है रेजिस्टेंस लेके फिर से लो टॉप लो बॉटम बनाना शुरू करता है। तो नेगेटिव डेफिनेटली नीचे में मुझे लगता है 375 और 340 के आसपास ये स्टॉक जा सकता है। सो नेगेटिव ऑन दिस स्टॉक, शॉर्ट करके ना चले ऑफकोर्स। द रीजन ओनली इज बिकॉज 375 और 340-350 के आसपास बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स है और वहीं पे ही ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। जब तक ये 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं हो जाता है, क्लोज नहीं हो जाता है, तब तक इसे अवॉइड करें। 424 ये 200 डेली मूविंग एवरेज का एक लेवल है, उसके ऊपर ही इसे बाइंग अपॉर्चुनिटी के जैसे ट्रीट करें। ठीक है, टाटा मोटर्स को लेकर ये व्यू। एक और कंपनी जो कि ऑटो सेक्टर से ही संबंधित है, ऑटो एंसिलरी कंपनी एक्साइड इंडस्ट्रीज, इसके जो नतीजे आए हैं वो हर पैरामीटर पर कमजोर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मुनाफे की बात करें 26% के आसपास की गिरावट है, रेवेन्यू गिरा है करीब 2%, मार्जिन भी इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। और उसकी वजह यह है कि जीएसटी में जो डिले हुआ, मतलब जीएसटी का अनाउंसमेंट हुआ कि जीएसटी घटेंगे, लोगों ने अपनी परचेज टाल दी, तो सितंबर तिमाही में जो इनके फाइनेंशियल जैसे होने चाहिए थे वैसे रहे नहीं, और ये जो नतीजा हैं उसको अच्छे से वो रिफ्लेक्ट भी कर रहे हैं। लेकिन वैशाली जी आपसे राय जानना चाहेंगे, ये पूरा का पूरा जो महीना है नवंबर का ऑलमोस्ट एक रेंज में शेयर रहा है, काफी ज्यादा कंसोलिडेट कर रहा है, नंबर्स कमजोर, आज हो सकता है कि गिरावट का शिकार भी हो।
क्या राय होगी आपके एक्साइड को लेकर? एक्चुअली एक्साइड तो एक्चुअली काफी समय से हम देख रहे हैं एक रेंज बाउंड मूव में ही है, देयर इज नो ट्रेंड। सो रिजल्ट के अनुसार अगर हम देखें तो 370 का एक फाइनल सपोर्ट रख के होल्ड कर सकते हैं। इट्स नॉट अ बाय फॉर श्योर राइट नाउ, बट 3 से जिसके पास है तो वो 370 के सपोर्ट के साथ होल्ड कर सकते हैं। मेन स्ट्रेंथ अगर बाउंस बैक की भी उम्मीद रखते हैं तो आई थिंक 405 के ऊपर अगर ये स्टॉक जाता है तो इसमें थोड़ी स्ट्रेंथ दिख सकती है। सो टिल देन आई वुड से 370 टू 400 की रेंज से लेके चलिए। का ध्यान रखें, अगर उसके ऊपर जाता है तभी आप यहाँ पे एक्शन की उम्मीद करनी चाहिए, अदरवाइज जो नतीजे हैं वो तो काफ़ी कमज़ोर यहाँ पर दिख रहे हैं। चलिए, लेकिन कई सारी खबरें हैं जिनको लेकर, कई सारे स्टॉक्स हैं जिनको लेकर काफ़ी खबरें हैं। वो पूरी लिस्ट क्या है बताने के लिए हमारे सहयोगी मिताली जैन जुड़ गई हैं। मिताली, बताइए कौन सी वो लिस्ट है खबरों वाले शेयर की? जी गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले बात करते हैं BEML की। तो कंपनी ने यहाँ पे MOU साइन किया है आंध्र प्रदेश मैरीटाइम बोर्ड के साथ, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और ह्यूमेंडस टेक्नोलॉजीज इंडिया के लिए। कंपनी यहाँ पे एक पायलट प्रोजेक्ट बनाने वाली है रियल टाइम ऑटोमेटिक कार्गो इवैक्यूएशन सिस्टम के लिए, जिसके लिए MOU साइन हुआ है। तो इसे रखिए आज अपने रडार पर। फिर बात करें इंडियन होटल्स की, तो यहाँ पे कंपनी के लिए एक पॉजिटिव खबर सामने आई है। कंपनी ने एक्विजिशन किया है एटमैंटन वेलनेस रिसोर्ट का करीबन 51% का, और जो कंसिडरेशन था वो है 415 करोड़ के आसपास। और इस एक्विजिशन के बाद एटमैंटन रिसोर्ट के 97 रूम्स कंपनी एक्वायर कर चुकी है मुल्शी और पुणे रीजन में। और जब से और अब इंटीग्रेटेड लग्जरी वेलनेस सेगमेंट में भी कंपनी ने प्रवेश कर दिया है। एलेम्बिक फार्मा की बात करें तो वहाँ पे भी कंपनी के लिए पॉजिटिव खबर सामने आई है। US FDA से अप्रूवल मिल गया है इन्हें। एक दवाई है जिसका नाम है डिल्टियाजम हाइड्रोक्लोरिक टैबलेट, उसके लिए अप्रूवल मिल गया है। ये जो टैबलेट है ये काम आती है हाई ब्लड प्रेशर एंजीना के क्योर को ठीक करने के लिए। अब बात करें IRB इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो वहाँ पे भी कंपनी के लिए पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। एसोसिएट जो है कंपनी का IRB इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट, उसने LOA साइन किया है और कंसिडरेशन मिला है 9,270 करोड़ रुपए का। NHAI से आया है ये ऑर्डर। अनंत राज की बात करें तो कंपनी का जो एक आर्म है जिसका नाम है अनंत राज क्लाउड प्राइवेट लिमिटेड, उसने एक MOU साइन किया है आंध्र प्रदेश इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ। और वहाँ पे कंपनी 4,500 करोड़ रुपए तक इन्वेस्ट करने वाली है अपनी डेटा सेंटर फैसिलिटीज़ इन्वेस्ट करने के लिए। NMDC की बात करूँ तो यहाँ पे भी पॉजिटिव खबर सामने आ रही है। कंपनी ने जो इनका बेला लंप प्राइस है उसे 50 प्रति टन के भाव से बढ़ा दिया है, और अब जो फिलहाल भाव है वो है 5600 रुपये प्रति टन। और अब देखेंगे पिछले एक महीने में ये दूसरी बार है कि कंपनी ने अपने प्राइजेस बढ़ाए हैं यहाँ पे, लेकिन इनका जो बेला फाइन्स का प्राइस है वो अभी भी अनचेंज्ड है 4750 प्रति टन के भाव से। इन्फीबीम की बात करें तो यहाँ पे पॉजिटिव खबर आई है। RBI ने कंपनी को फाइनल ऑथराइजेशन दे दिया है फिजिकल पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए। आप यहाँ ध्यान रखिए कि ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर का इनके पास ऑलरेडी लाइसेंस था, अब इनको फिजिकल पेमेंट एग्रीगेटर का भी लाइसेंस मिल गया है। लास्ट में बात करेंगे सेजिलिटी की। कंपनी के लिए न्यूट्रल है। जो 16.4% स्टेक की ब्लॉक डील हुई थी वो हमने होते हुए देखी। यहाँ पे जो बायर सामने आया है जिसने वो हिस्सा मार्केट से खरीदा है, उस लिस्ट में शामिल है नाम जैसे कि मॉर्गन स्टैनली फंड्स और सोसाइटी जनरल, बाकी और भी तमाम शेयर होल्डर्स शामिल है। शुक्रिया मिताली ये पूरी लिस्ट लेकर आने के लिए, और देखते हैं बाजार खुलने के बाद इन सारे स्टॉक्स पर किस तरह के एक्शन रहते हैं। हमारे साथ जियोजीत इन्वेस्टमेंट के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गौरांग शाह भी जुड़ गए हैं। गौरांग सर, बहुत बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले कोटक बैंक से आपसे शुरुआत करूंगा। स्टॉक स्प्लिट की खबर आ रही है, वो भी 15 साल बाद इस तरह की खबर आ रही है, और 21 नवंबर वो रिकॉर्ड डेट तय की गई है। क्या सर इस स्टॉक पर क्या असर होगा, इन्वेस्टर्स के लिए क्या सलाह है यहाँ? धन्यवाद विश्व मोहन जी, मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। एक डिस्क्लोजर सबसे पहले अनिवार्य होगा कि जो भी निवेश लायक रणनीति आपके समक्ष आज प्रातःकाल इस कार्यक्रम में रखेंगे, ये हमारे रिसर्च टीम की तरफ से राय है, बुनियादी दर के आधार पर लंबी अवधि के लिए। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा कोई व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है उनका निवेश हो। तो एक अरसा हो गया है कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर बुनियादी दर के आधार पर निवेश करने के लिए हिदायत करते हुए विश्व मोहन जी, और वो आज के तारीख में भी है। देखिए, एक चीज ये होती है कि स्प्लिट या बोनस जो भी गतिविधि मैनेजमेंट अपने
बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके शेयर धारकों को लाभ देना चाहती है, वो एक सकारात्मक अवसर होता है। इसमें कोई बड़ा उतार चढ़ाव कंपनी के कामकाज बुनियादी तर्क के आधार पर नहीं होता है। और कई बार ये देखा है कि अगर आपने सक्षम और मजबूत कंपनियों में स्प्लिट या बोनस के पश्चात अपना निवेश बना करके रखा है तो आपको लाभ ही लाभ मिला है। तो अगर लंबी अवधि का निवेश है, बने रहें। अब ये औपचारिक स्तर पर क्या घोषणा आती है इसका थोड़ा बहुत इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन हाँ, एक इतिहास बिल्कुल है। सक्षम कंपनियों में अपना निवेश बना करके ले लगे, चाहे वो स्प्लिट हो, बोनस हो, इवन बायबैक। विश्व मोहन जी, मैं तो ये भी हिदायत देता हूं कि अगर कोई अच्छी कंपनी बायबैक देती है तो बायबैक में अपने शेयर्स जो है वो कंपनी को वापस मत दीजिए, बने रहे लंबी अवधि। तो ये भी हुए कोटक महिंद्रा बैंक को लेकर। तो 21 नवंबर को बोर्ड इस पर विचार करेगा स्प्लिट करने पर। 2010 में इससे पहले इस तरह की खबर आई थी और अब इस पे हालांकि अभी कंसिडरेशन के मोड में है, जब वो फिर फाइनल फैसला रिकॉर्ड रेट आना अभी बाकी है। लेकिन ब्रोकरेज हाउसेस कौन से स्टॉक्स पर बुलिश हैं या बेरिश हैं, उनकी रिपोर्ट क्या है? ताज़ा रिपोर्ट के साथ हमारे सहयोगी तृप्ति उपाध्याय जुड़ गई हैं। तृप्ति, बताइए आज ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट क्या है? विश्व मोहन, शुरुआत करते हैं टाटा मोटर्स के साथ। गोल्डमैन सैक्स ने यहाँ पर अपनी रेटिंग दी है। लक्ष्य इन्होंने घटा दिया है 390 से घटाकर 365 का दिया है, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पर कंपनी को पसंद नहीं आए हैं, क्योंकि इनका प्रदर्शन अच्छा नहीं दिखा है। सारे लेवल्स पर ये गिरावट के साथ कारोबार किया है। JLR को सितंबर में जो साइबर अटैक हुआ था वहाँ से JLR पर एक बड़ा नुकसान यहाँ पर देखने को मिला। मैनेजमेंट को अब आगे Q3 में 30,000 यूनिट्स की गिरावट की उम्मीद है, जिससे कि अब वॉल्यूम में यहाँ पर आगे जाकर प्रेशर दिख सकता है। भारत PV सेगमेंट को GST दरों में कटौती, फेस्टिव डिमांड और जो टाटा सीडा इन्होंने नई लॉन्च की है उससे यहाँ पर आगे फ़ायदा होता हुआ नजर आएगा, जिससे कि ये सेकेंड हाफ में 10% की ग्रोथ की उम्मीद जता रहा है। मॉर्गन स्टैनली ने हीरो मोटो पे अपनी राय दी है। ओवरवेट की यहाँ पर रेटिंग दी है। लक्ष्य जो है वो 6,471 का दिया है। मार्केट शेयर कंपनी का कम हुआ है। वहीं स्कूटर, EV और प्रीमियम सेगमेंट में यहाँ पर बढ़त होती हुई नजर आई है। साथ ही FY28 तक मार्जिन में 15% से ज़्यादा की ग्रोथ की ये उम्मीद लगा रहे हैं। GST प्राइस कट से एंट्री लेवल मांग यहाँ पर सुधार दिखता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही फेस्टिव सीजन में जो वॉल्यूम रही है कंपनी की 17% तक बढ़ी है। नुवामा ने हीरो मोटोकॉर्प पे अपनी राय दी है। यहाँ पर इन्होंने जो टारगेट दिया है वो 6,200 से बढ़ाकर 6,300 का कर दिया है और खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। आय, एबिडा, मुनाफा तीनों यहाँ पर कंपनी के जो रहे हैं वो अनुमान से अच्छे आते हुए नजर आए हैं। इसके साथ ही FY26 से 28 तक के लिए EPS में 2% तक का सुधार ये देख रहे हैं। ग्रामीण मांग में यहाँ पर सुधार देखने से कंपनी को अब फायदा होता हुआ दिख रहा है। साथ ही नए लॉन्च से प्रीमियम और EV सेगमेंट में अब स्ट्रॉन्ग ग्रोथ यहाँ पर इनको नजर आ रही है। मैरिको पर नुवामा ने अपनी राय दी है। यहाँ पर इन्होंने जो राय दी, आय में 30% तक की अच्छी ग्रोथ यहाँ पर नजर आई, लेकिन मार्जिन जो रहे हैं वो कंपनी के अनुमान से थोड़े से कम रहे हैं। साथ ही FY27-28 के लिए EPS अनुमान यहाँ पर इन्होंने घटा दिया है। लंबी अवधि के लिए कंपनी के फंडामेंटल्स मजबूत है। साथ ही मजबूत ब्रांड और स्थिर वॉल्यूम से अब आगे जाकर रिकवरी की उम्मीद ये जता रहे हैं। FY28 तक बेहतर अर्निंग्स की संभावना ये जता रहे हैं। इसी के साथ इन्होंने यहाँ पर खरीदारी की रेटिंग दी है। नुवामा ने सीमेंस पर अपनी राय दी है। यहाँ पर इन्होंने जो होल्ड की रेटिंग थी उसे बरकरार रखा है। टारगेट को भी चेंज नहीं किया है। 3,170 का टारगेट यहाँ पर दिया है। आय उम्मीद से 10% से ज़्यादा अच्छी रही है। ऑर्डर इनफ्लो में 11% की बढ़त, साथ ही प्राइवेट कैपेक्स में भी सुधार के संकेत यहाँ पर नजर आ रहा है। वैल्यूएशन फिलहाल देखें तो अभी यहाँ पर ज़्यादा है। नुवामा ने वोल्टास पर अपनी राय दी है। यहाँ पर इन्होंने रिड्यूस की रेटिंग को बरकरार रखा है। साथ ही टारगेट प्राइस 1020 से बढ़ाकर 1200 का कर दिया है। क्वार्टरली जो रिजल्ट आए वो अनुमान से कमज़ोर रहे हैं। आय में 10%, मुनाफे में 62% की कमजोरी यहाँ पर नजर आई है। साथ ही कंपनी का जो UCP यूनिटरी कूलिंग प्रोडक्ट्स है वो कमजोर रहे, लेकिन अब आगे EMP में सुधार की उम्मीद जता रहे हैं। अपोलो टायर्स पर नुवामा ने अपनी राय दी है। यहाँ पर लक्ष्य इन्होंने 520 से बढ़ाकर 600 का कर दिया है। बाई की कॉल यहाँ पर ये दे रहे हैं। क्वार्टरली जो रिजल्ट है उनमें आय में 6% की ग्रोथ, एबिडा में 16% की ग्रोथ रही, जो कि अनुमान से काफ़ी अच्छी रही है। वहीं FY25 से 28 के लिए जो 15% के एबिडा CAGR का यहाँ पर ये अनुमान जता रहे हैं। जी विश्वमोहन, पूरी लिस्ट तृप्ति की तरफ से यहाँ पर रख दी गई है, जो ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से दी गई है। चलिए एक एक करके उस पर राय भी लेंगे और हमारे सारे मेहमान बने हुए भी हैं। सबसे पहला मैरिको पर लेते हैं।
गौरांग सर, मैरिको को लेकर आपकी क्या राय है? नुवामा की जो रिपोर्ट है वो उनके हिसाब से उन्होंने ईपीएस अनुमान को कम कर दिया है, रिपोर्ट आपने सुना भी। आपकी राय क्या है सर मैरिको को लेकर? खरीदारी की राह है, धीरे धीरे करके जोड़ते जाएं अगर लंबी अवधि का निवेश है तो। और मेरे ख्याल से विश्वमोहन जी, जो भी सकारात्मक कदम सरकार के तरफ से खपत को लेकर के उठाए गए हैं, ये इस महीने यानी नवंबर से इसके जमीनी स्तर पर आसार शुरू हुए दिखने के लिए। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, दिसंबर का महीना और अगले साल, मेरे ख्याल से ये खपत और बढ़ेगी, खास करके जो ग्रामीण मध्यम ग्रामीण इलाके हैं भारत देश के, वहां से। और इनके मार्जिन्स में भी, जो मुनाफे के शुद्ध मुनाफे के मार्जिन है विश्वमोहन जी, वहां पर भी मेरे ख्याल से एक अच्छा सुधार होगा, क्योंकि जो लागत खर्च है जो पिछले वित्तीय वर्ष में हुआ करता था वो इस वित्तीय वर्ष में नीचे आया है। तो नहीं है आपके पास निवेश मैरिको में तो शुरुआत करें और गिरावट पर जोड़ते जाए। गिरावट पर खरीदारी करने की सलाह है मैरिको में। चलिए कुछ और नतीजों की बातचीत करते हैं जहां पर स्ट्रॉन्ग नंबर्स दिखे हैं। आइनॉक्स विंड रेवेन्यू की बात करें तो इसमें 50% का उछाल, 52% का उछाल है। अगर हम मुनाफे की बात करें तो मुनाफा 26 करोड़ से बढ़कर 92 करोड़, यानी कि 3 गुना से भी ज़्यादा हो गया है मुनाफा इनका आइनॉक्स विंड का। और मार्जिन हालांकि थोड़ा सा नीचे आया है, 22.7% से घटकर 20.3%। तो मार्जिन को छोड़ दें तो रेवेन्यू और प्रॉफिट के फ्रंट पर नतीजे अच्छे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जो शेयर है थोड़ा वीकनेस की ही साइंस दिखा रहा है हाल फिलहाल। आइनॉक्स विंड, इस पर सोमिल जी एक राय आपकी, क्या सलाह देंगे? हो सकता है कि आज नंबर्स के दम पर थोड़ी तेजी दिखे शेयर में। अब नेगेटिव व्यू है इस पर, आइनॉक्स विंड पर। बहुत समय से ये एवरेजेस के नीचे चल रहा है, एक साइडवेज करेक्शन चल रहा है, और मुझे लगता है कि ये पूरा करेक्शन नीचे की तरफ टूटेगा। इन द शॉर्ट टर्म यस देयर कुड बी अ स्पाइक। ऊपर में जो रेजिस्टेंस है वो 200 डेली मूविंग एवरेज का है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। 158 160 के आसपास का ये रेजिस्टेंस है, वहीं से ही कई बार ये स्टॉक नीचे की तरफ रुक किया है। मुझे लगता है कि आफ्टर अ शॉर्ट टर्म स्पाइक ये फिर से नीचे की तरफ टूटेगा। द नेक्स्ट लेवल नीचे की तरफ है 135 एंड 128। तो ये दो लेवल्स हमें ध्यान में रखने हैं, और उस एरिया में अगर सस्टेन हो जाता है तो मुझे लगता है कि फिर से एक ऊपर की तरफ रुक करेगा। लेकिन इन द वेरी शॉर्ट टर्म नेगेटिव व्यू है, तो इसे अवॉइड करके चलें। ठीक है, अवॉइड करके चलें। एक और कंपनी जिसके नंबर्स प्राइमा फेसी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, हालांकि ये शेयर भी थोड़ा वीक रहा है। ईयर टू डेट भी अगर आप देखेंगे तो आपको कमजोर दिखाई देगा। शेयर का नाम है सन टीवी। रेवेन्यू में 39% का उछाल है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। मुनाफे की बात करें तो करीब करीब 13.5% मुनाफा बढ़ा है, और मार्जिन भी बढ़ा है, 57.8% से बढ़कर 60.4% मार्जिन इन्होंने रिपोर्ट की है। सन टीवी पर गौरांग भाई आपसे व्यू चाहिए सर। गुड मॉर्निंग, कैसी लगती है आपको कंपनी, और नंबर्स के बाद क्या करें शेयर में? प्रणाम आपको भी अभिषेक भाई, और आपको भी शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो देखिए, पहले तो कवरेज नहीं है, और मीडिया क्षेत्र में मेरे ख्याल से ऐसी कंपनियों पर नजर रखना जिनका पॉलिटिकल भी कनेक्शन होता है, तो वो थोड़ा मेरे ख्याल से एक असमंजस परिस्थिति खड़ी कर देती है। और विशेष रूप में ऐसी कोई मीडिया हाउस के ऊपर कवरेज भी नहीं है जिस पर मैं टिप्पणी कर सकूं। थोड़ा सावधान रहने के मैं बिल्कुल संकेत दे सकता हूं। निजी तौर पर टिप्पणी नहीं करूंगा कि आप खरीदारी करें, निवेशित रहे या बिकवाली करें, क्योंकि कवरेज नहीं है। क्षमा चाहता हूं। ठीक है, सन टीवी पर एक टेक्निकल व्यू फटाफट ले लेते हैं। वैशाली जी, सन टीवी आप बताइए, कौन से लेवल्स पर नजर रखें और क्या करना चाहिए शेयर में? एक्चुअली मैं भी मेरा व्यू सिमिलर ही रहेगा। मीडिया इज नॉट अ फेवरेट सेक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल, बट जो अगर जरूरी देखना चाहता है तो 540 का एक नियर टर्म सपोर्ट है, और ये स्टॉक में एक रेंज ही बना सकते हैं। 600 का टफ रेजिस्टेंस है। ओनली अगर ये 600 के ऊपर सस्टेन करता है तो कोई स्ट्रेंथ दिख सकती है, बट फिलहाल इसमें कोई ट्रेंड भी नहीं है और साइडवेज करेक्टिव मूव है। बट इंडिकेटर्स देख रहे हैं तो लगता है कि मे भी थोड़ा बाउंस आ सकता है। सो 540 के स्टॉप लॉस के साथ 600 का टारगेट।
ठीक है, 600 रुपए का रेजिस्टेंस है, 540 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। लेकिन दोनों एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि नहीं, मीडिया उनको पसंद नहीं आ रहा है। मीडिया वाले लोगों के सामने बैठ के ही मतलब ये होता है कि नहीं, जो व्यू है वो है, जो है वो ठोस है, अनबायस्ड है बिल्कुल। लेकिन चलिए छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो और भी कई सारे खबरों वाले शेयर हैं, कई सारे नतीजे हैं जिस पर अपने एक्सपर्ट से व्यू लेना है और आपकी कमाई की रणनीति बनानी है हमें। आप कहीं जाएगा नहीं। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। एंड ऑफ द मंथ और ये बची कुची सैलरी, इतने में क्या ही मिलेगा यार। इतने में तो सिर्फ सोना ही मिलेगा। सोना? तू ठीक तो है ना? गोल्ड ETF, 200 रुपए हो या कम, इन्वेस्ट विद जस्ट अ डीमैट अकाउंट। एंड द बेस्ट पार्ट, ये रेगुलेटेड है एंड इट्स बैक्ड बाय रियल गोल्ड। क्या बात है यार। Gold ETF. It's Aaj Ka Gold. A simple way to diversify and balance portfolios with 200 rupees or less. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं पावर ट्रेड। अब एक और खबर आ रही है ग्लेनमार्क फार्मा को लेकर। कंपनी अमेरिका में 3-4 प्रोडक्ट और लॉन्च करने की योजना बना रही है। मैनेजमेंट के कॉन कॉल से ये खबर अभी आ रही है। जियोपॉलिटिकल टेंशन में कंपनी के दूसरी तिमाही में बिक्री पर भी असर हुआ है, ऐसा मैनेजमेंट की तरफ से कहा गया है। ग्लेनमार्क फार्मा को लेकर सौमिल से एक राय लेते हैं। सौमिल, ग्लेनमार्क फार्मा को लेकर आपकी राय क्या है? ग्लेनमार्क फार्मा में एब्सोल्युटली पॉजिटिव। कुछ समय से गिरावट देखी गई है, लेकिन ये 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। अगर आप मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म का ट्रेंड देखें वो अप है। मुझे लगता है कि यहाँ से जो हाई टॉप हाई बॉटम बनना शुरू हुआ है इन द लास्ट कपल ऑफ वीक्स, ये मुझे लगता है कि कंटिन्यू रहेगा। इन द मीडियम टर्म मैं डेफिनेटली पॉजिटिव हूँ। इवन इन द शॉर्ट टर्म जो रिस्क रिवॉर्ड है वो बहुत ही अच्छा बन रहा है। 1768 के आसपास 200 डेली मूविंग एवरेज है, वो एक स्टॉप लॉस की तरह काम करेगा। और ऊपर में मुझे लगता है कि 2150 जो प्रीवियस स्विंग हाई है वो एक टारगेट की तरह काम करेगा। ग्रेट स्टॉक टू बी इन। फार्मा सेक्टर में कुछ स्टॉक्स जैसे सन फार्मा, लॉरस लैब्स, ये सारे भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। सो ग्लेन फार्मा इज डेफिनेटली अ बाय इन द शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म एज वेल। टर्म दोनों में आप ग्लेनमार्क फार्मा को बाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको सन फार्मा और लॉरस लैब्स, ये दोनों काउंटर भी फार्मा सेक्टर में अच्छे लगते हैं। तो फार्मा सेक्टर की बात हो रही है। डॉक्टर रेड्डीज शुक्रवार को नतीजे आए थे। कंपनी के रेवेन्यू मुनाफे में ठीक ठाक ग्रोथ दिखी थी, लेकिन इबिटा मार्जिन कमज़ोर हो गई थी। 29.5% इबिटा मार्जिन घटकर आ गई है, जबकि पिछले साल की दूसरी तिमाही में इबिटा मार्जिन करीब 32%, 32% के आसपास हुआ करती थी। गौरांग सर, डॉक्टर रेड्डीज और ओवरऑल फार्मा को लेकर आपकी राय क्या है? देखिए, डॉक्टर रेड्डीज पर जो हमारे लक्ष्यांक थे वो आ चुके थे, तो हमने अब मुनाफा वसूली की राय दी है। खरीदारी कहां पर करनी है, फिर प्रश्न ये उठता है विश्व मोहन जी। तो खरीदारी जो करनी है आपको वो सिप्ला, ग्लैंड फार्मा, सन फार्मा, ऑरबिंदो फार्मा, नेटको फार्मा, ग्रैन्यूल्स इंडिया जैसी जो कंपनियां हैं वहां पर बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है। खास करके जो CDMO सेगमेंट से जुड़ी हुई कंपनियां हैं उस पर ध्यान देना अनिवार्य होगा। तो ये सलाह फार्मा को लेकर आपकी तरफ से आगे। लेकिन डिवीज लैब, नीचे आप एक खबर भी देख रहे हैं कि तेलंगाना यूनिट को USFDA से कोई आपत्ति नहीं मिली है। डिवीज लैब को लेकर ये खबर आ रही है। तो फार्मा का ही पूरा कंप्लीट करते हैं। वैशाली जी, आपका क्या आउटलुक है फार्मा सेक्टर से? कोई आपकी टॉपिक और डिवीज लैब को लेकर भी राय दीजिएगा। डेफिनेटली। सो फार्मा एक्चुअली ओवरऑल सेक्टर पिकअप कर रहा है, मच अवेटेड। एक्चुअली ये स्टॉक अभी सेक्टर पूरा फेवरेबल भी लग रहा है। सो डिवीज की खास करके बात करें तो आई थिंक 60 to 100 का एक अच्छा सा सपोर्ट है, और आई थिंक इन टाइम्स टू कम ये 7000 की तरफ जा सकता है। सो व्यू सभी फार्मा स्टॉक जैसे कि आपने बताया, और फार्मा, लुपिन, सिप्ला, इनफैक्ट ग्लेनमार्क हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड। सो ये सभी स्टॉक्स में मुझे फेवरेबल लग रहा है। एंड डिवीज की बात करें तो बाय ऑन डिप्स 60 to 100 सपोर्ट। बाय ऑन डिप्स की
स्ट्रैटेजी के साथ यहाँ पर डिवीज लैब में काम कर सकते हैं, जहाँ पे उनको लग रहा है 6200 के आसपास का सपोर्ट लेवल भी दिख रहा है। ल्यूपिन वगैरह भी आपको पसंद है। चलिए वक्त है ब्रेक का। जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो देखेंगे कि कौन से ऐसे स्टॉक्स है जहाँ पे ज़बरदस्त वॉल्यूम फ्राइडे के साथ में दिखी थी, वहाँ से कौन से एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ आज भी एक्टिविटी जारी रह सकती है, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मार्केट लाइव। आपके साथ में हूं अभिषेक और मेरे साथ मेरे सहयोगी विश्व मोहन कुमार और हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए कुछ और शेयरों की बातचीत करते हैं। इंडियन होटल का शेयर भी आज फोकस में रहेगा क्योंकि एक रिजॉर्ट इन्होंने खरीदा है, 51% स्टेक एक्वायर किया है। पुणे का ये रिजॉर्ट है और जो डील साइज है वो है 415 करोड़ रुपए की और इंटीग्रेटेड लग्जरी वेलनेस सेगमेंट में इसी के साथ कंपनी ने कर ली है एंट्री। गुरांग सर, व्यू आपसे जानना चाहेंगे। इंडियन होटल वैसे तो परसेंटेज मजबूत है, कोई शक नहीं है, लेकिन ये है कि शेयर थोड़ा गिरावट का शिकार हुआ था, लेकिन अब रिकवरी वाले फेज में है 52 वीक लो से। आप इस डील को कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, पहले तो गिरावट क्यों आई थी अभिषेक भाई, ये समझ ले। पहले गिरावट इसलिए थी क्योंकि दूसरी तिमाही के नतीजों में जो अनुमान था उससे आंकड़े थोड़े बहुत निराशाजनक, थोड़े बहुत ही मामूली, इसलिए गिरावट थी। और गिरावट के बाद ये उभरा भी है ऊपर। मेरे ख्याल से 650 के नीचे गया था और पिछले शुक्रवार को मेरे ख्याल से करीबन 720 के ऊपर जाकर के बंद दिया है। तो खरीदारी की राय है और ये जो खरीदारी कर रहे हैं, और ये सिर्फ यहाँ पर अंत नहीं होगा अभिषेक भाई। सभी हॉस्पिटैलिटी या फिर होटल्स क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियों ने बहुत सारी विस्तार योजना आने वाले 3 से 5 साल में खड़ी करने की बात की और उनका उद्घाटन करने की बात की है, कमर्शियलाइजेशन करने की बात की है। तो योगदान बिल्कुल आएगा और मेरे ख्याल से एक सूझबूझ और समझ की रणनीति है विस्तार योजना को आगे बढ़ाने के लिए इंडियन होटल्स। ठीक है, इंडियन होटल्स को लेकर ये भी, लेकिन चलिए 9 बजने वाले हैं और उसके पहले जरा ये देख लेते हैं कि इस वक्त की बड़ी कैनरा बैंक न्यूज हेडलाइंस क्या है। अमेरिकी बाजारों में शुक्रवार को दिन के निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी। टेक शेयरों में खरीदारी से नैस्डैक हल्की तेजी पर बंद। डाउ रिकवरी के बावजूद 310 अंक गिर कर बंद। S&P 500 भी रिकवर होकर सपाट बंद। फिलहाल डाउ फ्यूचर करीब 25 अंक नीचे, वहीं नैस्डैक फ्यूचर्स करीब 120 अंक ऊपर। एशियाई बाजारों से मिले जुले संकेत। गिफ्ट निफ्टी में करीब 60 अंकों की तेजी, लेकिन जापान का बाजार निक्केई 350 अंक से ज्यादा फिसला। हांगकांग में भी करीब 100 अंकों की कमजोरी, लेकिन कोस्पी में 1.5% से ज्यादा की तेजी। सितंबर तिमाही में टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के नतीजे कमजोर। मुनाफा, मार्जिन और आय तीनों अनुमान से कम, लेकिन डॉक्टर रेड्डीज ने पेश किए मजबूत नतीजे। सालाना आधार पर आय में 10% की बढ़त। आज वेदांता और हिंदुस्तान जिंक के शेयर पर रहेगी नजर। हिंदुस्तान जिंक को आंध्र प्रदेश में टंगस्टन ब्लॉक की खोज और माइनिंग के लिए राज्य सरकार से लाइसेंस मिला। हाई वैल्यू मिनरल्स की ओर कदम बढ़ा रही है कंपनी। आईआरबी इंफ्रा और अनंतराज के शेयर में आज दिख सकता है एक्शन। आईआरबी इंफ्रा को NHAI से मिला 9,270 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर। वहीं अनंतराज की सब्सिडरी कंपनी अनंतराज क्लाउड ने आंध्र प्रदेश में 4,500 करोड़ रुपए निवेश को लेकर किया करार। और आज बंद होगा फुजियामा पावर सिस्टम्स का IPO। अब तक करीब 40% भरा इशू। वहीं कैपिटरी टेक्नोलॉजीज में भी पैसे लगाने का आज है दूसरा दिन। अब तक करीब 30% भरा। नमस्कार, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश SBI लाइव स्टूडियो में। लेकिन एक अहम अपडेट आपको दे देते हैं कि मुंबई के वडाला में गेल का गैस पाइपलाइन टूटने से मुंबई, नवी मुंबई और ठाणे इलाके में CNG और PNG सप्लाई में दिक्कतें हो गई हैं। CNG स्टेशंस पर गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हुई है। मुंबई के कांदिवली के एक CNG स्टेशंस का हमारे संवाददाता अनुराग शाह ने जायजा लिया। क्या कुछ रिपोर्ट है, जानने के लिए चलते हैं अनुराग के पास। अनुराग, बताइए क्या कुछ जानकारी वहां से निकल कर आ रही है और क्या वहां के CNG जो उनके जो पंप्स है वहां की स्थिति क्या है, मौजूदा स्थिति क्या है?
मुंबई के अंदर सीएनजी की जो सप्लाई है वो बाधित हुई है। मुंबई, थाने, नवी मुंबई के अंदर जो सीएनजी की सप्लाई है वो ठप हो गई है। इसकी वजह है कि जो आरसीएफ कंपाउंड के अंदर गेल की जो पाइपलाइन थी वो क्षतिग्रस्त हुई है और उसके बाद सप्लाई ठप हुई है। मैं इस समय एक एमजीएल स्टेशन के बाहर हूँ और यहाँ पर लंबी लाइन देखी जा सकती है, करीब 1.5 से 2 किलोमीटर तक की लाइन देखी जा सकती है। और मेरे साथ एक सज्जन भी है। आप कहाँ से आए हैं और क्या दिक्कत हुई आपको? एयरपोर्ट से आया हूँ और एयरपोर्ट सुबह 5 बजे से मैं निकला हूँ पैसेंजर लेके। अभी तक मुझे कहीं सीएनजी नहीं मिला, फिर अभी आया फिर यही पे सीएनजी मिला। और इस स्टेशन पे भी जो प्रेशर है वो काफी कम है। प्रेशर ठीक है सर, प्रेशर बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक। ओके, तो सुबह से कितने स्टेशन पे गए आप? 8 से 10 स्टेशन पे गया, कहीं नहीं मिला। हर आधा घंटे में मिला। अच्छा, 2 घंटा तक आपको लगा? हाँ ठीक है, 2 घंटा लगा। 2 घंटा कहाँ पे? यहाँ पे सीएनजी भरने के लिए 2 घंटा लगा। 2 घंटा लगा आपको? 2 घंटा लगा। ओके, तो आप देख सकते। तो ये आप वहाँ पे देख पा रहे थे कि वहाँ पे जो पंप्स हैं, जो वहाँ पे उनके जो सीएनजी पंप्स है, वहाँ पे स्थिति काफ़ी भीड़ भाड़ काफ़ी ज़्यादा हो गई है। वडाला में गेल का गैस पाइपलाइन पे लीकेज की इस तरह की खबर आ रही थी, लेकिन उसके बाद अब मैनेजमेंट का जो बयान आया है कि उसको ठीक किया जा रहा है, जल्द ही स्थिति यहाँ पर नॉर्मल हो जाएगी। चलिए प्री ओपनिंग की तरफ भी अब बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर शुरुआती टेक्स आने शुरू हो चुके हैं प्री ओपनिंग ट्रेड्स के, और यहाँ पर मजबूती के संकेत साफ तौर से दिख रहे हैं। जैसा गिफ्ट निफ्टी भी संकेत दे रहा था कि 50 अंकों के आसपास की मजबूती दिख सकती है, वही प्री ओपनिंग ट्रेड में भी इसी तरह के संकेत दिख रहे हैं। 25,975 के आसपास निफ्टी प्री ओपन ट्रेड में दिख रहा है, और यही ट्रेड यहाँ पर बैंक निफ्टी को लेकर भी लग रहा है कि यहाँ पर धीमी शुरुआत हो सकती है। हालांकि वहाँ पर अभी नंबर्स आने बाकी है। लेकिन चलिए वापस से बाजार पर कुछ और राय ले लेते हैं। सौमिल, एक राय गेल को लेकर भी आपसे लेंगे। इन खबर को देखते हुए बताइए, गेल में किस तरह के एक्शन की उम्मीद है आज बाजार खुलने के बाद? गेल में बहुत समय से एक रेंज बाउंड मूवमेंट है। 187, 189 के आसपास का एक रेजिस्टेंस बैंड है, और ये बहुत समय से एक साइडवेज मूवमेंट चल रहा है। मुझे लगता है कि ये अभी भी साइडवेज ही रहेगा। मैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ इस स्टॉक्स में। ये जो इस समय इन द लास्ट 3 या 4 महीने पहले जो सपोर्ट लिया था अराउंड 160, 165 के आसपास, वो एक बहुत ही क्रूशियल लेवल रहेगा फॉर गेल। अगर ये नीचे की तरफ टूटता है तो बहुत शार्प सेल ऑफ्स आ सकते हैं, लेकिन इस समय अवॉइड की सिचुएशन रहेगी। मैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, तो रेंज बाउंड ही एक्सपेक्ट कर रहा हूं। ऊपर में रेजिस्टेंस 190 का और नीचे में जो सपोर्ट है वो अराउंड 173, 175 के आसपास रहेगा। चलिए गेल पर रखेंगे नज़र, और साथ ही साथ एमजीएल पे देखते हैं कि अगर कोई टेम्पररी इम्पैक्ट होता है या नहीं। बट इसी के साथ साथ आज ऑटो स्पेस में से अपोलो टायर्स पर भी नज़र डालेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए नतीजे इतने अच्छे नहीं थे, बट कमेंट्री जो है वो पॉजिटिव साइड आई है। कंपनी ने आने वाले समय में ग्रोथ आउटलुक बेहतर होने का भरोसा जताया है, जहाँ पर इंडिया में रिप्लेसमेंट डिमांड, यूरोपियन कारोबार और साथ ही साथ एक्सपोर्ट मार्केट के लिए भी वो ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं। और साथ ही रॉ मटेरियल कॉस्ट जो है Q3 में उनको परेशान नहीं करेगा, ऐसी उनकी कमेंट्री आई है। अगर हम देखें तो यहाँ पर रिएक्शन भी जो है थोड़ा सा सरप्राइजिंग इसलिए था, और नंबर्स भी सरप्राइजिंग इसलिए थे क्योंकि तमाम ऑटो कंपनीज ने अच्छे ही नंबर दर्ज किए हैं, पर अपोलो टायर्स ने मार्जिन्स पे जो है काफ़ी डिसअपॉइंट किया था, इसीलिए स्टॉक में फ्राइडे को 3% की गिरावट थी। सौमिल, एक बार क्विकली आपका टेक, अगर आज स्टॉक रिकवर करता है तो कौन से लेवल्स को ध्यान में रखना चाहिए? ये एक अप ट्रेंड में है अपोलो टायर्स, एंड आई एम बुलिश ऑन दिस स्टॉक। मीडियम टर्म हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन ऑन द वीकली मंथली चार्ट्स, ग्रेट साइन। कपल ऑफ मंथ्स बैक एक सपोर्ट लिया था 200 डेली मूविंग एवरेज से। हर बार ये 20-40 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेता है, विच इज अ वेरी गुड साइन। अराउंड 20 डेली मूविंग एवरेज 510 पर है, और 40 डेली मूविंग एवरेज 500 के आसपास है। तो ये जो 20 पॉइंट की रेंज है वो मुझे लगता है कि बहुत ही क्रूशियल रहेगी। बाय ऑन डिक्लाइंस की स्ट्रैटेजी रखें। ऊपर में जो टारगेट्स हैं इन द शॉर्ट टर्म, इन द मीडियम टर्म, वो 550, 555 के हैं। ये एक ऐसा जोन है जहां पर मल्टीपल टाइम्स ये स्टॉक्स ने रेजिस्टेंस लिया है। तो मीडियम टर्म का अगर एक बड़ा पोजीशन लेना है तो इसके लिए आप वेट करें, नजदीकी है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तो फिर इसे एक लंबी अवधि के लिए भी आप रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में।
एक रेंज बाउंड है पर लॉन्ग टर्म नजरिया जो है पॉजिटिव है, सौमिल की ये राय आती हुई। अब आइए स्वागत करते हैं शिवांगी का भी, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाय शिवांगी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो बताइए कौन से हैं वो स्टॉक्स जहां पर है आपकी नज़र और कौन सी कॉल्स आप हमारे व्यूअर्स के लिए लेकर आई हैं? जी बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग सृष्टि। तो हम देखते हैं कि बाजार में बहुत ही अच्छी कमबैक ऑफ बुल्स देखने को मिली है और लाइफ हाई के ऑलमोस्ट टच करने की पूरी तैयारी कर रहा है इंडेक्स। ऐसे में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बहुत ही अच्छी तरह से देखने को मिल रहा है और यहाँ पे मेरा सबसे पहला पसंदीदा काउंटर रहेगा बीएसई पर। स्टॉक में मोमेंटम है, ऑफ कोर्स ऑल द डिस्क्लेमर्स डिस्क्लोजर्स अप्लाइड। स्टॉक में हमने देखा है कि रेजिलेंस देखने को मिली है बाजार के वॉलेटिलिटी के बावजूद। ये स्टॉक जो है काफी अच्छी तरह से होल्ड करते हुए नजर आया था और अब एक लंबी कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छी फॉलोअप देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है, मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए देखेगी। नेक्स्ट जो टारगेट्स है बीएससी के लिए वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2950 के लिए हम इसमें खरीदारी करें, 2770 के एक स्टॉप लॉस के साथ। 2950 के टारगेट बीएससी का क्या स्टेलर रन रहा है ये। 28 रुपए के ऊपर ये फिर से शेयर निकल गया। हमने देखा था कि 21 रुपए के नीचे शेयर था, लेकिन कुछ पॉजिटिव खबरें आती गई रेगुलेटर के फ्रंट पर भी और ये शेयर ने उड़ान भरी है। एक और शेयर जो लगातार तेजी दिखा रहा है और जो भी डिप्स आ रहे हैं उनमें उसको बाई किया जा रहा है, वो है एसबीआई का। एसबीआई, सौमिल जी, अच्छी तेजी हमने देखी थी शुक्रवार के सत्र में, रिकॉर्ड हाइस के आसपास ही है। आपके टारगेट क्या होंगे और क्या इस लेवल पर खरीदना है इसको? डेफिनेटली ग्रेट बाय। एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। ये सारे ही हेवीवेट्स मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। एसबीआई की बहुत स्पेसिफिकली बात करें तो 944 के आसपास एक स्टॉप लॉस लगा के आप ओपन रख सकते हैं पोजीशन। इनफैक्ट नई पोजीशन लेनी है तो भी आप ले सकते हैं क्योंकि एक ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हुआ है। ऊपर में जो मेरे शॉर्ट टर्म के टारगेट्स हैं वो 990 के आसपास के हैं। अगर उसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है, थोड़ा सस्टेन हो जाता है, तो मुझे लगता है फिर से ऊपर में 1050 1070 तक ये स्टॉक जा सकता है। तो बाय ऑन डिक्लाइंस की स्ट्रैटेजी रखे, एवरेजेस को पकड़ के ये चलता है तो दैट इज अ वेरी गुड साइन फॉर द स्टॉक। एक चैनल पैटर्न में भी चल रहा है। सो डेफिनेटली पीएसयू बैंकिंग में एसबीआई अगर आपके पोर्टफोलियो में है एज अ हैवी वेट, ये डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। दूसरे सब स्टॉक्स जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे स्टॉक्स भी बहुत अच्छे। कैनरा बैंक फ्रॉम द पीएसयू पैक। तो एसबीआई और दूसरे कुछ काउंटर्स आपके पोर्टफोलियो में डेफिनेटली होने चाहिए फ्रॉम द पीएसयू साइड। ठीक है, ये राय आपके लिए पीएसयू बैंकों को लेकर और एसबीआई के लिए जो टारगेट होगा 990 रुपए का होगा। शुक्रवार के सत्र का जो एक और स्टार परफॉर्मर था वो था जुबिलेंट फूड का। जुबिलेंट फूड के नंबर अच्छे आए थे और हमने देखा था कि ब्रोकरेजेस के अपग्रेड आए जुबिलेंट फूड को लेकर और हमने लगभग 15 महीने की सबसे बड़ी तेजी देखी एक दिन की जुबिलेंट फूड में। और जो भी गिरावट थी नवंबर की अब तक की, एक दिन में पूरी की पूरी भरपाई भी कर ली है जुबिलेंट फूड ने। क्या फर्दर हम तेजी देखेंगे शिवांगी जुबिलेंट फूड में? जिन्होंने इसमें बाइंग की है क्या वो बने रहें? जी, तो जुबिलेंट फूड की यहाँ पे अगर हम बात करें तो बहुत ही शिवांगी, सवाल आपसे। जी बिल्कुल, जुबिलेंट फूड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिली है और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ओवरऑल मोमेंटम जो है वो रिकवरी के तरफ अटेम्प्ट्स बनाए जा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं 50 डेमा को क्रॉस नहीं कर पा रहा है ये स्टॉक, उसके ऊपर होल्ड नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ ये अहम रहेगा ये लेवल कि हम यहाँ पे 600 के ऊपर होल्ड करते हुए नजर आए। अगर हम इसके ऊपर होल्ड करते हैं तब फिर हम नेक्स्ट 650 तक के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट 600 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह, मेक और ब्रेक जोन लेवल की तरह कामकाज करेगा। ओके, तो जुबिलेंट फूड को लेकर ये अपडेट आपकी तरफ से कि 600 का स्टॉप लॉस, 600 के नीचे का स्टॉप लॉस रखे, 600 आपको लगता है कि एक अहम सपोर्ट लेवल के लिए काम करेगा। एक और स्टॉक था फ्राइडे के सत्र में जहां पे ज़बरदस्त तेज़ी दिखी थी, वो सैजिलिटी में करीब 5.5% की तेज़ी दिखी, जबकि खबर थी कि वहाँ प्रमोटर ने करीब 16.5% के आसपास अपने स्टेक को बेचा है। इस खबर के बावजूद बड़े वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट होते हुए हमने देखा। सौमिल, एक बार सैजिलिटी को लेकर आपकी राय चाहिए
सेजिलिटी के अगर आप चार्ट देखें अप ट्रेंड में है डेफिनेटली। 2 महीने पहले जो ब्रेकआउट मिला था पूरे कंसोलिडेशन में से, कुछ समय से ये कंसोलिडेशन में था बाय द वे, और ये कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ टूटा, अब हाई टॉप हाई बॉटम बनना शुरू हो गया है ऑलरेडी। फ्राइडे के सेशन में जो हमें पूरी रिकवरी देखी, दैट वाज अ ग्रेट साइन। मुझे लगता है कि यहाँ से अब 48-46 के आसपास का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन गया है और 44 पे 200 डेली मूविंग एवरेज है, तो ये एरिया में बहुत सारे सपोर्ट जोन है। मुझे नहीं लगता कि ये स्टॉक ये 200 डेली मूविंग एवरेज के नीचे जाएगा, तो बाय ऑन डिक्लाइंस की स्ट्रैटेजी रखें। ऊपर में मेरे जो टारगेट्स हैं वो अबाउ 60-65 लेवल्स के ऊपर है, तो इसे एक स्टॉप लॉस को ट्रेल करके चलिएगा और इसे शॉर्ट टर्म में ट्रेड ना करें, इसे मीडियम टर्म के लिए ट्रेड करें। टर्म के लिए सेजिलिटी में ट्रेड नहीं करने की सलाह है, और जो सौमिल के टारगेट है 60 और 65 तक के भी टारगेट यहां पर दिख सकते हैं। लेकिन चलिए 9 के नवरत्न बताने के लिए अशेषा जुड़ गई हैं। अशेषा बताइए। ठीक है, तो 9 के नवरत्न में सबसे पहले बात करेंगे टाटा मोटर्स की। याद रखिए टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के नतीजे आए थे जो काफ़ी कमज़ोर थे। मैनेजमेंट की गाइडेंस JLR को लेकर काफ़ी कमज़ोर है, जो 5 से 7% से अब घटाकर 0 से 2% की कर दी है। एबिट मार्जिन गाइडेंस JLR के लिए करीब 1.5% की गिरावट प्री ओपन में ऑलरेडी इस स्टॉक में दिखी है। इसके अलावा IRB इंफ्रा की बात करते हैं। यहाँ पर कंपनी को 9,300 करोड़ का एक बड़ा लेटर ऑफ अवार्ड मिला है। 4.5% की तेज़ी के साथ स्टॉक प्री ओपन में कारोबार करता हुआ। अनंतराज 4,500 करोड़ का MOU कंपनी ने साइन किया है, 2.25% की तेज़ी यहाँ पर। आंध्र प्रदेश में डेटा सेंटर बनाने के लिए ये करार कंपनी ने साइन किया है। कोटक बैंक जहां पर स्टॉक स्प्लिट कंसिडर किया जाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक होगी 21 नवंबर को और यहां पर स्टॉक स्प्लिट कंसिडर होगा। नारायण हृदयालय, इनके नतीजे काफ़ी अच्छे थे, रेवेन्यू ग्रोथ दिखा, 4.5% अपमूव स्टॉक में ऑलरेडी दिखा है और एबिटा मार्जिन्स भी काफ़ी मजबूत थे। डीवीज लेबोरेटरीज की तेलंगाना में एक यूनिट 1 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है और कंपनी को कोई ऑब्जर्वेशन नहीं मिला, ये एक पॉजिटिव खबर है कंपनी के लिए। VIP इंडस्ट्रीज नतीजे काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रहे थे, करीब 2% की गिरावट स्टॉक में ऑलरेडी प्री ओपन में दिख चुकी है। रेवेन्यू 550 करोड़ से घटकर केवल 400 करोड़ के आसपास आया है। V2 रिटेल काफ़ी अच्छे नतीजे, स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स थे, रेवेन्यू डबल होता हुआ नजर आया, 4.5% स्टॉक ऊपर। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक काफ़ी कमज़ोर नतीजे थे। याद रखिए नेट इंटरेस्ट इनकम में भारी गिरावट यहाँ पर नज़र आई थी, जिसके चलते स्टॉक में आप देख सकते हैं 2% की गिरावट। तो कई सारे स्टॉक्स जो ऑलरेडी प्री ओपन में रिएक्ट करते हुए नजर आए हैं नतीजों और खबरों के दम पर, और मार्केट में यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्शन आज दिखेगा। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया शेषा है पूरी लिस्ट हमारे सामने रखने के लिए। तो देखिए कुछ ही मिनटों में भारतीय बाजार खुलते हुए नजर आएंगे, देखते हैं कि इंडेक्स पे क्या होने वाला है एक्शन। बट आज के लिए कई सारे स्टॉक्स और जो फ्राइडे को अर्निंग्स आई हैं उन पर एक बड़ा एक्शन ज़रूर दिखेगा। जहां पर अभी प्री ओपन में देखें तो कुछ एक ऑटो काउंटर्स में से हीरो मोटोकॉर्प अच्छा मूव दिखा रहा है, वहीं टाटा मोटर्स के खराब नतीजों के बाद जो है लगभग 3% की यहाँ पर गिरावट है। बैंकिंग स्पेस में देखना होगा किस तरीके का एक्शन रहता है, खासतौर से कोटक महिंद्रा बैंक पे, और साथ ही साथ अब जो पूरे ऑयल एंड गैस से रिलेटेड न्यूज़ फ्लो आ रही है उसका एक एक्शन हम कैसे देख रहे हैं। MGL किस तरीके से टूटता है, गेल पे क्या रिएक्शन रहता है, और साथ ही साथ कच्चे तेल की चाल से जो है कई सारे और भी काउंटर्स और क्रूड डेरिवेटिव्स इम्पैक्ट हो रहे हैं, उस पर भी हम जो है नज़र रखेंगे। बस अब कुछ ही देर में मार्केट्स की होगी शुरुआत। अब देखिए रिजल्ट सीजन जो है वो पूरा हो चुका है, अब कहीं ना कहीं मार्केट्स जो हैं वो अर्निंग्स को डाइजेस्ट करते हुए दिखेंगे, और साथ ही साथ आने वाले समय में ग्लोबल मार्केट्स में से फेड कमेंट्री कैसे होती है उस पर भी नज़र रहेगा। तो आज चाहे वो डिफेंसिव चलें या फिर कई सारे बैंकिंग काउंटर्स, उन पर नज़र रहेगी कि किस तरीके से जो है मार्केट अपने मूड और माहौल को एडजस्ट करता हुआ दिख सकता है। खास तौर से मैक्स हेल्थ केयर पे भी फोकस रहेगा, क्योंकि यहाँ पर भी अर्निंग्स आए हैं। ग्लेनमार्क फार्मा के कुछ इतने अच्छे नतीजे नहीं रहे, देखते हैं कि स्टॉक आज टूटता है या नहीं। और साथ ही साथ नतीजों में एक्साइड इंडस्ट्रीज के भी जो नतीजे थे बेहद खराब थे। फर्स्ट एक आपकी स्क्रीन पे, और मार्केट्स की शुरुआत हरे निशान में ही होती हुई दिखी है। निफ्टी अब 25,900 के ऊपर आज उसने ओपनिंग की है, और निफ्टी बैंक जो है 160 अंकों की फिलहाल तेजी दिखा रहा है।
हीरो मोटोकॉर्प आज बना है निफ्टी का टॉप गेनर। लगभग आप देखिए यहाँ पर 2% का उछाल आप देख सकते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ पर भी पॉजिटिव डेवलपमेंट, 1% की तेजी आप यहाँ पे देखेंगे। पर टाटा मोटर्स आज देखिए 6% का गिरावट आज का ये सबसे भारी एक्सीडेंट वाला काउंटर। आप देखिए 6% की गिरावट टाटा मोटर्स में, क्योंकि JLR की जो उन्होंने गाइडेंस है उसको कम किया है। 5 से 7% की EBIT ग्रोथ की वो बात कर रहे थे और जो है अब यहाँ पर 0 to 2% की ही ग्रोथ जो है वो दर्ज करा रहे हैं। निफ्टी बैंक रिकॉर्ड हाई पे आज ओपन हुआ है, 58,627 आप देख सकते हैं निफ्टी बैंक में, 100 अंकों से ज्यादा की तेजी। और जी हाँ, ये काफी सराहनीय है जिस तरीके से बैंकिंग काउंटर्स और खासतौर से PSU बैंकिंग काउंटर्स मूव कर रहे हैं, वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। आइए देखते हैं निफ्टी बैंक में फिलहाल टॉप गेनिंग काउंटर्स कौन से हैं। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक 1.5% की तेजी यहाँ पे, IDFC फर्स्ट बैंक 1% से ज्यादा का उछाल, बैंक ऑफ बड़ौदा, बंधन बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक ये बने हैं आज निफ्टी के टॉप गेनर्स। गिरने वाले शेयर्स में जो काउंटर्स हैं वो मात्र 2 ही हैं और ऑलमोस्ट फ्लैटिश मूव दिख रहा है, इंडसइंड बैंक और HDFC बैंक। बट इसी के साथ फेडरल बैंक ले लीजिए, ICICI ले लीजिए या फिर दिग्गज SBI, यहाँ से जो है मोमेंटम बरकरार है। और जी हाँ, निफ्टी बैंक ऑल टाइम हाई लेवल्स पे 58,650 आप देख सकते हैं बैंकिंग इंडेक्स पे। अब देखिए कुछ एक छोटे बैंक सपोर्ट जरूर कर रहे हैं फिलहाल। देखते हैं हैवीवेट HDFC बैंक, साथ ही साथ ICICI बैंक, SBI, इन सब से कितना सपोर्ट आते हुए दिखता है अपने ऑल टाइम हाई लेवल्स पे। ब्रॉडर मार्केट्स का भी एक बार रुख कर लेते हैं, देखते हैं किस तरीके से वहां पर हो रहा है एक्शन। और जी हाँ, टाटा मोटर्स के बारे में तो हमने आपको बताया ही। ग्लेनमार्क भी लगभग 3% नीचे है आज नतीजों के दम पे। एस्ट्रल यहाँ पर लगभग 2% की गिरावट है और MGL भी देखिए एक टेम्पररी हिट जरूर हुआ है, 1% की गिरावट, एक इम्पैक्ट यहाँ पर आप इस काउंटर में देखेंगे। BSE पर भी आज 1% का कट आपको आज दिखेगा। बढ़ने वाले शेयर्स में नारायण हृदयालय देखिए 7% का उछाल, दमदार नतीजों के दम पे आप यहाँ देखेंगे। अपोलो टायर्स हमने मार्केट खुलने से पहले आपको हाईलाइट किया था कि देखिए फ्राइडे को 3% की गिरावट थी, बट जब 3:30 बजे फ्राइडे को उनकी कॉन कॉल हुई, बहुत शानदार कमेंट्री, 3.5% का जंप वहां पे। मैरी को अपने अर्निंग्स को रिएक्ट करता हुआ दिख रहा है, 3% का उछाल यहाँ पे। और IRP इंफ्रा, इनकी सब्सिडी को एक बड़ा ऑर्डर मिला है, अब देखिए 5% का मूव यहाँ पर आप देखेंगे। Siemens एक और वो काउंटर है जहां पर अच्छे नतीजों और कमेंट्री के दम पे और ऑर्डर बुक के दम पे आप 3% का उछाल देखेंगे। और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, GRSC और KRBL ये कुछ और काउंटर्स हैं जहां पर आपको जबरदस्त एक्शन दिख रहा है। तो मार्केट्स की हो गई है अच्छी शुरुआत। निफ्टी 25,930 लेवल्स दिखाता हुआ और निफ्टी बैंक अपने ऑल टाइम हाई लेवल्स को जो है होल्ड करता हुआ दिख रहा है। बट ये भी ध्यान रखिए कि इंडिया विक्स भी जो है धीरे धीरे करके ऊपर आ रहा है। तो चलिए, ये तो हुई मार्केट की ओपनिंग, पर सीधे चलते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के पास और समझते हैं कि ओपनिंग के बाद कहां पर है उनकी नजर। तो बाजार की शुरुआत हुई है पॉजिटिव, हालांकि निफ्टी की जो चाल है वो उतनी तेज नहीं है जितनी कि निफ्टी बैंक की है, क्योंकि निफ्टी बैंक ने बना दिया है नया रिकॉर्ड हाई। करीब 180 अंकों के आसपास की तेजी है, 58,700 के ऊपर निकला है निफ्टी बैंक और नए शिखर पर पहुंचा है। और आज लगातार 7वां सत्र है जब हम निफ्टी बैंक में तेजी देख रहे हैं। तो निफ्टी बैंक से लीडरशिप है, लेकिन अगर हम विद इन निफ्टी की बात करें तो आज ऑटो शेयरों से सपोर्ट ठीक ठाक है। हीरो मोटो में तेजी है, बजाज ऑटो में तेजी है, ये दोनों के दोनों शेयर 1% ऊपर कारोबार कर रहे हैं। लेकिन अगर आप लूजर्स की बात करें तो वो भी ऑटो पैक्स ही है, क्योंकि टाटा मोटर के कमजोर नतीजे आए, 5% ये शेयर टूट गया है। और JLR का जो एबिट मार्जिन गाइडेंस है जो उसको डाउनवर्ड रिवाइज किया है कंपनी ने, उसका असर हमें देखने को मिल रहा है। करीब 5-5.5% की गिरावट पर फिलहाल ये शेयर कारोबार कर रहा है। निफ्टी करीब 30 अंक ऊपर निफ्टी बैंक की बात करें तो करीब डबल सेंचुरी लगाकर ये कर रहा है कारोबार 58,700 के ऊपर नए रिकॉर्ड्स पर। लेकिन हमारे एक्सपर्ट से तैयार अपने ओपनिंग ट्रेड के साथ, और शुरुआत करेंगे सोमिल जी आपसे। बताइए कहां पर आपकी नजर गई है और क्या सलाह देंगे आप? आई थिंक जो हमने पहले बात की, फाइनेंशियल्स पे बहुत ही अच्छा मूव है इस समय। और खास करके जो छोटे बैंक है
प्राइवेट और पीएसयू दोनों ही, कैनरा बैंक, पीएनबी, इनफैक्ट जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में आईडीएफसी मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। सो आई विल गो विद आईडीएफसी बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, और यहाँ पर एक छोटा स्टॉप लॉस लगाएंगे अराउंड 7950 के आसपास, जो 20 डेली मूविंग एवरेज है। मुझे लगता है कि यहाँ से एक बहुत अच्छी रैली हो सकती है, 90 तक ये स्टॉक जा सकता है। सो ये आप शॉर्ट टर्म में भी ट्रेड कर सकते हैं, इन द मीडियम टर्म आउटलुक भी एक ट्रेड कर सकते हैं। इन द वेरी शॉर्ट टर्म मुझे लगता है कि 8450 के आसपास के एक टारगेट्स मिल सकते हैं, लेकिन इसे आप मीडियम टर्म में अगर ट्रेड करें तो मुझे लगता है दैट विल बी बेटर। 79 के आसपास के एक स्टॉप लॉस लगा के ऊपर में 90 के आसपास के एक टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ठीक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पिछला एक महीना काफी अच्छा बीता है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए। स्ट्रेंथ अच्छी दिखी है। 79.5 रुपए का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए और टारगेट बनेगा इसमें 90 रुपए का। सोमिल जी के हिसाब से 81.5 रुपए का फिलहाल भाव आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। 1.5% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। शिवांगी, आपने क्या स्पॉट किया हो अपनी ट्रेड के लिए? आज के ट्रेडिंग के लिहाज से मैंने चुना है ऑटो स्पेस में से हीरो मोटोकॉर्प। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि काफी एक अच्छी मोमेंटम है, और जिस तरह से इसमें एक रेजिडेंस देखने को मिला एज कम्पेयर टू दी अदर ऑटो स्टॉक्स, ये काफी स्ट्रांग है। लगातार पिछले 12 हफ्तों से हमने देखा है कंसोलिडेट होते हुए दिखा है ये स्टॉक हायर बेस पे, और आरएसआई भी अब पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखा रहा है, तो यहाँ पे मोमेंटम है। एंड नेक्स्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 5850 तक के टारगेट्स के लिए, तो वहां के लिए खरीदारी करें 5530 के एक स्टॉप लॉस को मेंटेन करते हुए। ठीक है, हीरो मोटो को लेकर ये व्यू है, इसको भी खरीदने की सलाह है। और आज मैं देखा कि नुआमा और मॉर्गन स्टैनली की हीरो मोटो को लेकर अच्छी रिपोर्ट्स आई हैं। एक बार जरा मैं आपको टारगेट बता देता हूं मॉर्गन स्टैनली का। टारगेट इनका है 6471 रुपए का, यानी कि यहाँ से करीब करीब 800 रुपए की अपसाइड वो शेयर में देख रहे हैं। ओवरवेट की रेटिंग है। 5530 रुपए का स्टॉप लॉस शिवांगी लगाने की सलाह दे रही है। 5850 रुपए का टारगेट आपको बता रही हैं। आज जो कुछ और शेयर हैं जो बाजार को सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं, उसमें हम देख रहे हैं कि कोटक बैंक में अच्छी तेजी है, एसबीआई का शेयर सपोर्ट कर रहा है, एक्सिस बैंक में अच्छी तेजी है। तो निफ्टी बैंक ने दरअसल लीडरशिप ले रखी है और वो निफ्टी को भी सपोर्ट करने का काम कर रहा है। निफ्टी बैंक आप देखिए इस वक्त करीब 300 अंकों पर, 2 मिनट पहले भी करीब 200 अंकों पर था। तो ये अच्छी तेजी है। 58,800 रुपए के ऊपर जाकर नया हाई बनाया है निफ्टी बैंक ने, 58,827 का। और निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी जो थोड़ी सी स्लो स्टार्ट हुई थी वो बढ़ रही है, लगभग 50 अंकों पर है। अर्धशतक लगा दिया है निफ्टी ने भी, और 25,960 के आसपास निफ्टी आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। 26,000 के टचिंग डिस्टेंस पर इंडेक्स इस वक्त खड़ा है। हीरो मोटो में तेजी बढ़ गई है। हीरो मोटो अब 2.25% ऊपर आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। तो हमारे एक्सपर्ट्स के रडार पर भी है, और इसमें जो ही शिवांगी ने इसको रेकमेंड किया है, तेजी इसमें और बढ़ते हुए हम देख रहे हैं। निफ्टी का ये लीडर है, और उसके पीछे पीछे हम देख रहे हैं कि बजाज ऑटो करीब 1.25% ऊपर ये भी कारोबार कर रहा है। कुछ और शेयर जहां पर हम नतीजों का या फिर रिपोर्ट्स का असर देख रहे हैं, उसमें मैरिको ऊपर है करीब 2.25%। सीमेंस के नंबर आए थे नतीजे, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि 2.5% ऊपर ये भी कारोबार कर रहा है। वोल्टास में करीब 2.25% के आसपास की तेजी है। ये कुछ और शेयर हैं जो मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। बड़े मूव्स कहां पर हैं जरा उस पर भी नजर डाल लेते हैं, और कुछ गौरांग सर से उनके भी आकर्षक इन्वेस्टमेंट वाले आइडियाज जानते हैं, ट्रेडिंग वाले नहीं। लेकिन आज आप देखेंगे कि एसकेएफ करीब 9% ऊपर है, नारायण हृदयालय करीब 6.5% ऊपर, आईआरबी इंफ्रा को बड़ा ऑर्डर मिला है करीब 6.5% ऊपर, ये शेयर कारोबार कर रहा है। इसके अलावा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में 4% के आसपास की तेजी है, और डीसीबी बैंक है करीब 3.25% ऊपर। ये कुछ शेयर हैं जहां पर आज तेजी दिखाई दे रही है। गौरांग भाई, कुछ अपने शेयर बताइए सर, 1, 2, 3 जैसी आपकी श्रद्धा हो, जहां पर निवेश करके पैसे बनाए जा सके। आपका 1, 2, 3 सुन करके मुझे एक फिल्म का गाना याद आ गया ऑन अ लाइटर नोट। मगर हाँ बिल्कुल, देखिए अगर आपके पास निवेश लायक लंबी अवधि के लिए पूंजी है, रक्षा क्षेत्र और शेयर बाजार से जुड़े हुए क्षेत्र, उसके साथ
कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग क्षेत्र। अभिषेक भाई, हमारी विचारधारा और सोच ये कहती है कि इन सब क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियों के जो ऑर्डर बुक है वो काफी सकारात्मक रूप से आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे। अनिवार्य रणनीति आपके लिए ये होनी चाहिए कि आप सक्षम और मजबूत कंपनियों में ध्यान दें जिनके पास अनुभव हो, जिनके पास उच्च टेक्नोलॉजी हो और मैन पावर हो एग्जीक्यूट करने के लिए ऑर्डर बुक को। तो विकल्प एक विकल्प मैं लंबी अवधि के लिए देने का प्रयास करता हूं। रक्षा क्षेत्र में से शिप बिल्डर्स टू द नेशन मजगांव डॉक ये कंपनी है। कैप गुड्स इंजीनियरिंग में फैला हुआ कारोबार है और नतीजे बहुत ही सकारात्मक आए थे। L&T शेयर बाजार से जुड़े हुए क्षेत्र में से एक कंपनी जो हमें अच्छी लगती है वो है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड, कैम्स। ये 3 हो गए। और कहीं ना कहीं हमें ये भी लग रहा है कि सीमेंट क्षेत्र जिसकी चर्चा अक्सर होती नहीं है, लेकिन ये क्षेत्र मेरे ख्याल से बखूबी रुझान लेकर के आएगा क्योंकि खपत बढ़ रही है और आने वाले समय में और भी बढ़ेगी। तो स्वाभाविक है इनके बिक्री, इनके आय, इनके शुद्ध मुनाफे में आपको इजाफे होते हुए नजर आएंगे। तो सीमेंट क्षेत्र में से अगर मुझे 1 या 2 मझौली कंपनियां चुनना हो तो रैमको सीमेंट और दालमिया भारत, तो ये कुछ विकल्प है जहां पर आप ध्यान दे सकते। आकर्षक विकल्प है आपके लिए निवेश के लिहाज से। और ये सारी की सारी जो लिस्ट है हमने आपके सामने ये रख दी है। भाव भी आपको पता चल जाएंगे और आज कैसा प्रदर्शन है वो तो आपको अंदाज़ा लग ही जाएगा स्टॉक्स को देखकर। ये फेवरेट स्टॉक्स हैं गौरांग सर के। एक बार फिर से बाजार पर नजर डालते हैं और कुछ और शेयरों की जरा चर्चा हम करेंगे। निफ्टी है करीब करीब 45 अंक ऊपर और निफ्टी बैंक की बात करें तो ट्रिपल सेंचुरी लग गई है। 58,800 के ऊपर पहली बार निफ्टी बैंक निकला है और रिकॉर्ड हाइस पर जाकर ये सस्टेन भी कर रहा है। और आज हम देख रहे हैं कि जो पीएसयू बैंकों का जो खेमा है ना उससे भी सपोर्ट ठीक ठाक है। जो छोटे मझोले बैंक है वहां भी आप तेजी देखेंगे। यूको बैंक हो गया, सेंट्रल बैंक हो गया, वहां पर आपको मजबूती के साथ कारोबार होता हुआ नजर आएगा। निफ्टी बैंक के जो 12 शेयर हैं, 12 में से 11 शेयर मजबूत हैं। फेडरल बैंक चूंकि पिछली जो तेजी थी उसमें इसने अच्छे से लीडरशिप ली थी। ऊपरी स्तर पर थोड़ा सा प्रेशर दिख रहा है लेकिन भाव 236 रुपए के आसपास के फेडरल बैंक के हैं। बाकी सारे के सारे शेयर आज मजबूती के साथ आपको ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। एचडीएफसी बैंक में मतलब तेजी थोड़ी मामूली है। अगर एचडीएफसी बैंक से भी सपोर्ट आ जाए तो आप ये रंगत थोड़ी और नहीं करते हुए आप निफ्टी बैंक की देखेंगे। लेकिन एक शेयर आपसे जरा राय जानना चाहेंगे सोमिल जी। जेके टायर महीने भर में करीब 20% के आसपास का उछाल आ गया है और अपने 52 वीक हाइस के आसपास जाकर ये ट्रेड कर रहा है। जेके टायर क्या और दौड़ेगा? और किसी को अगर नई एंट्री करनी हो तो क्या लेवल्स ठीक है? आई थिंक जैसे हमने पहले बात की अपोलो टायर्स की, दोनों ही चार्ट्स ऑलमोस्ट वेरी सिमिलर और मुझे लगता है कि ये दोनों ही स्टॉक बहुत ही अच्छे लेवल्स पर हैं। यहाँ से निवेश भी किया जा सकता है, शॉर्ट टर्म में भी ट्रेड किया जा सकता है। आई थिंक जो सपोर्ट रहेंगे 438 का सपोर्ट रहेगा फॉर जेके टायर्स और उसके नीचे जो 40 डेली मूविंग एवरेज है विच इज अराउंड 414, ये भी एक बहुत ही क्रूशियल लेवल है। मुझे नहीं लगता कि इसके नीचे स्टॉक जाएगा। सो मीडियम टर्म में आप ट्रेड करें, शॉर्ट टर्म में ट्रेड ना करें इसे क्योंकि बहुत शार्प मूव्स होता है। ऊपर में जो टारगेट्स हैं वो 510 और दूसरा टारगेट रहेगा 550 के आसपास। सो ये टारगेट्स को लेके चले। 20 और 40 डेली मूविंग एवरेज के मैं नीचे नहीं देख रहा हूँ स्टॉक को। सो बाय ऑन डिक्लाइन की स्ट्रैटेजी रखें। लाइन की स्ट्रेटजी के साथ यहाँ पर जेके टायर में काम करने की सलाह दी जा रही है। नारायण हृदयालय दूसरी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 30% बढ़ा था और बेस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यू और पैट कहा जा रहा है नारायण हृदयालय का दूसरी तिमाही में। शिवांगी जी, आज 7% तेजी है, ये तेजी बढ़ती ही जा रही है। सोमिल, आपसे एक राय ले लेता हूँ, नारायण हृदयालय को लेकर आपकी राय क्या है? सोमिल, आपसे मेरा सवाल था नारायण हृदयालय को लेकर और कंपनी के नतीजे काफ़ी अच्छे रहे हैं और ख़ास करके केमैन ऑपरेशंस में रिकॉर्ड यहाँ पर रेवेन्यू दर्ज किया गया है कंपनी की तरफ से, जो 80% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये ग्रोथ दिखा रही है और ओवरऑल कंपनी का जो क्वार्टरली रेवेन्यू और प्रॉफिट है वो भी बेस्ट एवर कहा जा रहा है। आप बताइए, इस पर आपकी राय क्या है सोमिल?
नारायणा में मुझे लगता है कि इस समय बहुत ही साइडवेज है, लेकिन द गुड पार्ट है कि 1690 के आसपास एक बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट है और मुझे नहीं लगता कि इसके नीचे जाएगा। अगर आपका लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म में नजरिया है तभी इसमें आप निवेश करें, इसके अंदर ट्रेड करें। 1690 के आसपास के आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और ऊपर में मुझे लगता है कि 2050 और उसके बाद 2200 के आसपास ये स्टॉक जा सकता है। तो इसमें लंबा नजरिया रखें, शॉर्ट टर्म में ट्रेड ना करें। टर्म में ट्रेड नहीं करने की सलाह है नारायणा हृदयालय को लेकर। यहाँ पे लंबी अवधि का नजरिया रखें और आज के सत्र में यहाँ पर तेजी भी काफी ज्यादा दिख रही है। चलिए, शुक्रिया सौमिल, आपने वक्त दिया और ओपनिंग के फटाफट से आपने ट्रेड्स बता दिए हैं। वत्सल हमारे साथ जुड़ गए हैं। वत्सल, आपसे राय ओपनिंग ट्रेड से ही शुरू करूंगा। शुरुआती ट्रेड्स आपको कहाँ पे मौके दिख रहे हैं? आपकी अभी शुरुआती ट्रेड्स क्या सलाह दे रहे हैं? जी, अगर मैं शुरुआती ट्रेड की बात करूं तो मुझे यहाँ से EU बैंक अच्छा लग रहा है। तो स्टॉक की अगर हम बात करें तो हमें हायर हाई हायर लो मतलब एक अच्छा खासा अप ट्रेंड दिख रहा है स्टॉक में एक बुलिश हिडन डाइवर्जेंस दिख रहा है। स्टॉक अपने हाई से 10 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि प्लेस्ड है 880 से 890 के जोन से, वहां से स्टॉक में हमें अच्छी बाइंग देखने को मिली है। तो स्टॉक में 950 का एक लक्ष्य रख के चलना चाहिए। ये एक शॉर्ट टर्म लक्ष्य होगा। आपका एक एसएल रखना चाहिए 10 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे जो कि प्लेस्ड है 880 के लेवल्स पे। तो 880 के एसएल के साथ 950 के लिए इसमें एक फेवरेबल रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ ट्रेड लेना चाहिए। तो पहला रहेगा मेरा EU बैंक, दूसरा रहेगा मेरा CESC। तो स्टॉक ने अपने 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके आज 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ब्रेकआउट दिया है। स्टॉक में अगर हम देखें तो हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न का स्टॉक ने ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया है। तो स्टॉक में 171 के एसएल के साथ 191 के टारगेट के लिए आप ट्रेड ले सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए, ये दो काउंटर्स वत्सल की तरफ से जहां पर आपको रखनी है नज़र। बट इसी के साथ आप देखिए कुछ एक और काउंटर्स जिनमें हाल फिलहाल अच्छी पिटाई हुई है। उनमें से एक है वोल्टास। इसमें भी लगभग 2% की आप तेज़ी देखेंगे। हाल फिलहाल देखिए नतीजे जो हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहे थे और अब जो पूरी नज़र है वो आने वाले समर सीज़न और उसकी जो पहले प्री बाइंग हो जाती है उस पर टिकी रहेगी। पर वोल्टास में एक ऑलरेडी काफ़ी पिटाई हो चुकी है। और गौरांग जी, एक बार आपका व्यू लेना चाहेंगे सभी वाइट गुड मैन्युफैक्चरर्स पे, क्योंकि देखिए इस बार का समर सीज़न तो इतना कुछ खास नहीं रहा इनके लिए। मॉनसून्स काफ़ी समय तक रहे और पर आगे के लिए क्या कुछ आउटलुक लेकर चलना चाहिए? क्योंकि एक सभी काउंटर्स की जो है काफ़ी पिटाई ऑलरेडी हो चुकी है। क्या इनमें से कोई पसंदीदा पिक है आपकी? सृष्टि जी, आपको भी प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। देखिए, खपत के दो पहलू होते हैं सृष्टि जी। एक होते हैं जो रोजमर्रा की चीज जो आपको खपत करना ही है, जिसे हम नॉन डिस्क्रिशनरी कहते हैं। दूसरी होती है डिस्क्रिशनरी, यानी कि आज अगर आपके बजट में नहीं बैठ रहा है खर्च करने के लिए तो आने वाले भविष्य में करेंगे। उदाहरण के तौर पर अगर आपको आपके घर में नया रेफ्रिजरेटर, नया आधुनिक टीवी या फिर एयर कंडीशन या फिर वॉशिंग मशीन या फिर माइक्रोवेव, जो भी आधुनिक उपकरण आपको अपने घर में बिठाना है वो आप भविष्य में करें, तो उस प्रकार की चीज। लेकिन वास्तविकता ये है सृष्टि जी कि खर्च दोनों तरफ होगा, एक में पहले होगा, दूसरे में बाद में होगा। जो हमारी विचारधारा है और जो नाम है, जो कंपनियां हैं बुनियादी दर के आधार पर खरीदारी करने के लिए, तो हिताची एनर्जी है, हैवेल्स इंडिया है, ब्लू स्टार है, वोल्टास है। और जो भी पिटाई हुई थी नतीजों के पश्चात जो निराशाजनक आए थे सृष्टि जी, वहां से ऊपर की तरफ के दायरे भी हमने देखे। तो खरीदारी दिख रही है कि हाँ निचले स्तर पर आई है लंबी अवधि के लिए। और ये पूरा समीकरण जो है वो आपको बड़े शेयर, छोटे मझौले शेयर से तो मांग आती हुई दिखाई देगी इन सब उपकरण के लिए। लेकिन ज्यादातर योगदान जो हमारी विचारधारा है वो हमारे देश के जो ग्रामीण और मध्यम ग्रामीण इलाके हैं वहां से आपको आती हुई दिखाई देगी कि वहां पे जो परिस्थिति है वो बहुत ही तीव्र गति से दोहर रही है। तो इन सब कंपनियों पर लंबी अवधि के लिए आप निवेश कर सकते हैं और गिरावट का फायदा उठाइए आप और लंबी अवधि के लिए निवेश कीजिए। तो चलिए, लंबी अवधि के लिए निवेश करिए और इस गिरावट का आपको फ़ायदा उठाना है। गौरांग जी, इसी के साथ हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे, आज आपने समय निकाला और हमसे तमाम काउंटर्स और सेक्टर्स पे चर्चा भी की।
और चलिए एक बार फिर से मार्केट की नजर डालते हैं और बैंक निफ्टी रुकने का नाम नहीं ले रहा है और खास तौर से पीएसयू बैंक्स रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आप देखिए निफ्टी बैंक में अभी फिलहाल 300-350 अंकों से ज्यादा की भी तेजी है। आप देख सकते हैं 375 पॉइंट्स का उछाल आप निफ्टी बैंक में देखेंगे और बजाय इसके कि आज जो ओपनिंग ही हुई थी वो रिकॉर्ड लेवल्स पे हुई थी। बट इसी के साथ कुछ एक पीएसयू काउंटर्स को लेकर आते हैं जहां पर टिक बाय टिक आप देख सकते हैं मोमेंटम ऊपर की तरफ। कैनरा बैंक, बीओबी, पंजाब नेशनल बैंक और फिर एसबीआई, इन सभी के बारे में बात करें फेडरल बैंक पे नहीं पर जितने भी पीएसयू काउंटर्स हैं उनमें जो है एक करके जो है बहुत अच्छा मोमेंटम है। हाल फिलहाल हमने देखा ही था इन सभी काउंटर्स में एक अच्छी तेजी, बट अब जो है आज निफ्टी बैंक को ऊपर ले जाने का मेजॉरिटी काम जो है ये पीएसयू बैंकिंग काउंटर्स ही दिखा रहे हैं। एक बार शिवांगी आपसे आपके फेवरेट समझना चाहेंगे। मुझे पता है कि हमने कई बार ये सवाल आपसे पूछा होगा, इस पे चर्चा भी की होगी, बट आज का दिन शायद पीएसयू बैंकिंग काउंटर्स का ही है। शिवांगी, अभी भी कहीं आपको मौके दिख रहे हैं? जी सृष्टि, बिल्कुल इस पूरे बैंकिंग रैली में हमने देखा है पीएसयू बैंकिंग काउंटर्स पूरे आउट परफॉर्मर्स और स्टार्स रहे हैं। एंड जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अभी मोमेंटम इसमें बरकरार है लगातार पिछले 12 हफ्तों में के चलने के बाद भी हम देख रहे हैं कि सारे काउंटर्स में काफ़ी स्ट्रेंथ है। बैंक ऑफ बड़ौदा स्पेसिफिकली हम बात करें तो एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल को बहुत ही ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट करते हुए दिख रहा है डेली और वीकली बेसिस पे। और जिस तरह से हमने देखा है कि यहाँ पे पिछले 2 दिनों से ओपन इंटरेस्ट काफ़ी एक राइज होते हुए दिखे हैं लॉन्ग साइड में, तो ये एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे इमर्ज होते हुए दिखेगी। जिस तरह से आईवी स्कूल ऑफ हुए हैं ये तैयारी कर रहा है 300 के लेवल्स को क्रॉस करने की। 303 लेवल्स नेक्स्ट टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 285 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, ये शिवांगी का व्यू है बैंकिंग स्टॉक्स में। लेकिन निफ्टी के अगर पीएसयू बैंक इंडेक्स को अगर आप देखेंगे तो ये भी नए रिकॉर्ड पर है और निफ्टी बैंक के मुकाबले कहीं ज़्यादा तेज़ी इसमें दिखाई देगी। निफ्टी बैंक करीब 0.5% ऊपर है, लेकिन निफ्टी पीएसयू बैंक में करीब 1.5% के आसपास की तेज़ी है। 58,868 निफ्टी बैंक इस वक्त कारोबार कर रहा है, आज नए रिकॉर्ड पर पहुंचा है। एक जरा फंडामेंटल व्यू भी ले लेते हैं जरा बैंकिंग स्टॉक्स पर। गौरांग भाई, ये जो छोटे साइज के बैंक है ना, मतलब बाकी सब चीज़ें तो इसमें अच्छा ठीक है, गौरांग सर हमारा साथ नहीं है, अगली बार जब जुड़ेंगे या फिर कोई और अगर फंडामेंटल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ते हैं तो उनसे चर्चा ज़रूर करेंगे कि नज़र कहाँ पर होनी चाहिए। लेकिन वत्सल और शिवांगी हमारे साथ हैं और निफ्टी इस वक्त हम देख रहे हैं कि 50-60 अंकों के गेंस को होल्ड करने की अच्छी कोशिश कर रहा है। एक राय ज़रा शिवांगी आपसे ना हडको के शेयर पर चाहिए। स्ट्रेंथ दिखा रहा है ये और फिलहाल जो भाव है 231 रुपए का है। दूसरे सत्र में तेजी, क्या तेजी और बढ़ेगी हडको में? हडको स्टॉक की अगर हम बात करें यहाँ पे एक अच्छी मोमेंटम है। एंड पूरे एक सेक्टर में हमने देखा है कि आज एक अच्छी अटेम्प्ट्स हो रही है रिकवरी की, बट फिर भी फिलहाल हम देख रहे हैं कि फॉलो अप डिसाइसिवली रिक्वायर्ड है इस स्टॉक में ताकि ये मोमेंटम होल्ड करते हुए नजर आए। 240 के लिए हम नेक्स्ट देख सकते हैं, पर 225 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, उसको ध्यान रखें। ठीक है, 240 रुपए के आसपास से ही शेयर ये थोड़ा नीचे आ गया था, वहां तक फिर से जाने की कोशिश करेगा हडको का। 225 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और 240 रुपए के टारगेट के साथ आप हडको को इस लेवल से भी ट्रेड कर सकते हैं। एक और मेहमान को शो में शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं कुणाल बोथरा, हमारे इन हाउस एक्सपर्ट। कुणाल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। अच्छी शुरुआत की है बाजार ने, हफ्ते की जो शुरुआत हुई है निफ्टी बैंक के रिकॉर्ड हाई से हुई है। आप जरा बताइए कि बाजार में आपकी नज़र कहाँ पर गई है और आप क्या ट्रेड के लिए सलाह देंगे? जी हाँ, काफ़ी अच्छा स्टार्ट है मार्केट्स के लिए। 26,000 के आसपास निफ्टी वापस आ चुका है स्पॉट लेवल्स पे और बैंक निफ्टी जो है वो करीबन 59,000 के आसपास आ चुका है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्रेकआउट जोन बन सकता है बैंकिंग स्टॉक्स के लिए। और हम देखते हैं बार बार कि जितनी बार भी बैंकिंग इंडेक्स ने एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल ब्रेकआउट दिया है 57,000 मार्क, 58,000 मार्क, उसके बाद लगभग हम देख रहे हैं कि 2 से 3% की और शॉर्ट टर्म अप मूव आती है बैंकिंग इंडेक्स में। तो ये भी एक पॉजिटिव बन सकता है बैंक निफ्टी के लिए।
इंडिविजुअल स्टॉक वाइज मैं कुछ एक स्टॉक्स को रिकमेंड करूंगा, जैसे कि एक्सिस बैंक मेरे रडार पे है। ये स्टॉक ने अच्छा ब्रेकआउट और रिस्क रिवॉर्ड जोन पे वापस आ चुका है, 1240-50 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो मैं सजेस्ट करूंगा बाय यहाँ पे 1270 का टारगेट रख सकते हैं और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 1220 का। सेकंड रहेगा बाय इंडस स्टार पे। ये मेरा मानना है कि एक इंटरेस्टिंग ब्रेकआउट पॉइंट बन सकता है। बुलिश फ्लैग पैटर्न बना रहा है स्टॉक, 410 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो मैं 425 का टारगेट यहाँ पे सजेस्ट करूंगा, 404 का स्टॉप लॉस। ठीक है, इंडस टावर 404 रुपए का स्टॉप लॉस, 425 रुपए का टारगेट, 411 रुपए के आसपास फिलहाल ये शेयर कारोबार कर रहा है। थोड़ी नरमी है, लेकिन इस पर जो स्टांस है कुणाल जी का वो है बुलिश। आप इसमें खरीदारी करके चलिए। कुणाल जी, एक राय आपसे ना टाटा मोटर के शेयर पर भी चाहिए। टाटा मोटर नतीजे कमजोर, एबिट मार्जिन गाइडेंस जेएलआर का रिवाइज कर दिया, थोड़ी निराशा झलक रही है नंबर्स भी अगर हम देखें तो। टाटा मोटर में आज की जो गिरावट आई है, क्या इसको आप एक्सटेंड होते हुए देख रहे हैं, या फिर जो थोड़ा लंबी अवधि का सोचते हैं उनके लिए बाइंग की अपॉर्चुनिटी है? आप क्या सलाह देंगे? तो मेरा मानना है कि आई थिंक वेट करना चाहिए, बिकॉज टाटा मोटर्स पीवी जो है वो ऐसा लग रहा है कि आई थिंक शॉर्ट टर्म चार्ट्स में अभी भी वो ब्रेकआउट जोन पे नहीं आ रहा है, मोमेंटम जोन में नहीं आ रहा है। बार बार हम देख रहे हैं कि पहले 400 के आसपास, 420 के आसपास स्टॉक ट्रेड किया करता था, वहां से स्लिप होकर 400 के नीचे चला गया। अब ऐसा लग रहा है कि 380 का एक नया पिवट सपोर्ट बन चुका है टाटा मोटर्स के लिए। तो ऐसा लग रहा है कि आई थिंक ये स्टॉक जो है वो थोड़ा सा ड्रिफ्ट कर रहा है, रेंज को शिफ्ट कर रहा है डाउन साइड में। तो इस पर फिलहाल मैं वेट की सलाह दूंगा। बट हाँ, अगर ये 400 और 420 के जो मेजर रेजिस्टेंस पॉइंट है इसको क्रॉस कर जाए, तब जाके मोमेंटम वापस आ सकता है टाटा मोटर्स के लिए। तो मैं फिलहाल वेट एंड वॉच रहूंगा इसमें। ओके, वेट एंड वॉच करेंगे अभी। और यहाँ जो रिपोर्ट भी आ रही थी वहाँ पर भी काफ़ी कमज़ोर रिपोर्ट आ रही थी, नतीजे खराब थे और बड़े वॉल्यूम के साथ आज के सत्र में यहाँ पर गिरावट दिख रही है टाटा मोटर्स में। एक स्टॉक है जो लगातार फिर से यहाँ पर तेज़ी दिख रही है, MCX का। शिवांगी, एक राय MCX पर दीजिए। आज भी मजबूत है, 9760 के ऊपर है। क्या ये तेज़ी और भी एक्सटेंड हो सकती है? क्या 4 डिजिट में भी दिख सकता है क्या ये स्टॉक? जी, ऑल द डिस्क्लेमर्स डिस्क्लोजर्स अप्लाइड बिफोर। हम देख रहे हैं कि एक्सचेंज रेटेड काउंटर्स में बहुत अच्छी मोमेंटम है और ये एक्शन जो है वो बरकरार रहेगी। ओवरऑल हमने देखा है MCX हो या BSE हो, स्टॉक में पिछले 11 हफ्तों से काफ़ी एक अच्छी स्मार्ट बाइंग देखने को मिली, यानी कोई भी छोटे डिप्स में अब्जॉर्प्शन रहा है बाइंग इंटरेस्ट में। तो MCX तो पूरी तैयारी कर रहा है नेक्स्ट 10,000 लेवल्स को क्रॉस करने की। यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 10,000 के लेवल्स को क्रॉस करेगी और सपोर्ट के तौर पे 9,500 के एक लेवल को हम ध्यान रखें। तो 9,500 का स्टॉप लॉस ध्यान रखिएगा। 10,000 यानी 5 डिजिट के नंबर को भी ये क्रॉस करने की उम्मीद लग रही है शिवांगी को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को गाइड किया, बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए। लेकिन चलिए, अब वक्त हो चुका है हमारे खास सेगमेंट का, ऑप्शंस के चैंपियन का। और ऑप्शंस के चैंपियन बताने के लिए सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन है। नीलेश जी, बताइए आपने क्या आइडेंटिफाई किया है ऑप्शंस में? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। देखिए, यहाँ पर जो स्टॉक रडार पर आया है वो है SBI लाइफ, जहाँ पर लॉन्ग करने की सलाह दे रहे हैं। ओवरऑल स्ट्रक्चर SBI लाइफ का काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है और हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ से ऊपरी स्तरों पर 2050, 2100 तक की अपसाइड हमें देखने को मिल सकती है। इसलिए यहाँ पर कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह दे रहे हैं। 2000 का एट द मनी का कॉल ऑप्शन जो 23-24 के आसपास फिलहाल ट्रेड हो रहा है, इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं। ऊपरी स्तरों पर टारगेट की बात कर रहे हो तो 35 पहला टारगेट, 46 का सेकंड टारगेट होगा, स्टॉप लॉस 15 का रखना होगा और इसका लॉट साइज 375 का है। इसलिए इन टर्म ऑफ रुपीज अगर हम देखें तो जो रिस्क अप्रोक्सीमेट पर लॉट का है वो है 3,750 का एंड रिवॉर्ड यहाँ पे 8,000 के बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो ओवरऑल SBI लाइफ में कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह होगी। ओके, तो SBI लाइफ के 2000 के स्ट्राइक की कॉल खरीदने की सलाह है। 24 से 25 रुपए के बीच में, 35 से 46 रुपए का इसके प्रीमियम का टारगेट है। स्टॉप लॉस 15 का लगा ले।
शुक्रिया नीलेश जी, वक्त दिया आपने और हमारे दर्शकों को बताया कि ऑप्शंस में कहाँ पे मौके दिख रहे हैं। लेकिन डिस्क्लेमर के तौर पर आपको बता दूं, जो एसबीआई जो सेबी की तरफ से जारी किया गया है कि एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है। हर ट्रेडर्स को औसतन 1 लाख रुपए का यहाँ पर नुकसान होता है। घाटा होने के बाद भी उन्हें 28% ट्रांजैक्शन के तौर पे देना होता है और मुनाफा होने पर 15 से 50% उनके सिर्फ ट्रांजैक्शन में ही खर्च हो जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इस बीच मिड कैप इंडेक्स को देखिए, रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच चुका है, एक जबरदस्त तेजी बाजार में है और ये ब्रॉड बेस्ड रैली कह सकते हैं। और निफ्टी बैंक ने तो नया रिकॉर्ड बनाया ही, और अब मिड कैप इंडेक्स की तरफ से भी ये रैली यहाँ पे दिख रही है, एक जबरदस्त तेजी यहाँ पर। उस इंडेक्स में भी 400 अंकों की मजबूती दिख रही है, तो मिड कैप इंडेक्स भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच चुका है। तो कुछ और स्टॉक्स भी देख लेते कि मिड कैप में कहां पर एक्शन यहाँ पर दिख रहा है। डीसीबी बैंक ये भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। इसके अलावा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, सेंट्रल बैंक्स, तो इस जो मिड साइज स्मॉल साइज की जो बैंक्स हैं और जिसमें प्राइवेट बैंक्स भी है और साथ ही पीएसयू बैंक्स हैं, यहाँ पर भी अच्छी खरीदारी दिख रही है। डीसीबी बैंक को लेकर एक राय लेते हैं। वत्सल, आपकी राय क्या है डीसीबी बैंक पर? तो अगर मैं डीसीबी बैंक की बात करूं तो चाहे मैं वीकली चार्ट करूं या डेली चार्ट करूं, दोनों ही में स्टॉक ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है। अगर वीकली की बात करें, एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा खासा हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। ब्रेकआउट के बाद एक फॉलो अप मूव भी है, पर मेरे ख्याल से दोनों ही, चाहे वीकली चार्ट की बात करूं या डेली चार्ट की बात करूं, दोनों में ही स्टॉक एक ओवरबॉट जोन में ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक खरीदना चाहिए, पर एक रिट्रेसमेंट की राह देखनी चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि स्टॉक का जो 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो 146 के लेवल पे स्टॉक अभी 183 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो अगर स्टॉक में आपको 160-165 के लेवल्स मिलते हैं तो फिर एक अच्छे फेवरेबल रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ स्टॉक में आपको एंट्री लेनी चाहिए। ऊपर की ओर जो मैं लक्ष्य देख रहा हूँ वो 212 का देख रहा हूँ, पर मुझे लगता है फ्रेश एंट्री के लिए एक रिट्रेसमेंट की राह दिखनी चाहिए। जो ऑलरेडी होल्ड कर रहा है उनको होल्ड करना चाहिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 160। तो चलिए, ये कुछ बैंकिंग काउंटर्स पर आपके लिए राय। बट इस बीच कुछ एफएमसीजी काउंटर्स में भी अच्छी धूम है, जिसमें कि मैरिको आज आपको लीड करता हुआ दिखेगा। लगभग 0.3% की तेज़ी सुबह से ही है और वो होल्ड करते हुए दिख रही है। ये जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। पर वत्सल, मैं देख पा रही थी कि स्टॉक में एक अच्छा मूव तो है ही है, बट साथ ही साथ स्टॉक ने अपने प्रीवियस मंथ हाई यानी अगस्त महीने के हाई को भी जो है एक क्रॉस किया है। बट क्या लगता है आपको, यहाँ से एक फ्रेश रैली की शुरुआत हो सकती है, या फिर इन स्तरों पे अगर किसी ने निचले स्तरों पे बाइंग की हो तो उसको निकल जाना चाहिए? जी, अगर मैं मैरिको की बात करूं तो एक 750 का जो एक लेवल था वो एक बहुत काफी क्रूशियल लेवल था, जहां पे स्टॉक ने मेरे ख्याल से 2 से 4 बार अटेम्प्ट करके एक वहां पे ही हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था स्टॉक में। और वहां पे जो एक रैली, एक अच्छा जो चार्ट पैटर्न जो बहुत बार बन चुका है, जो फेल हो चुका है, तो स्टॉक आज उसी लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो स्टॉक अगर सस्टेन करता है, सस्टेन का मेरा मतलब है 2 से 3 क्लोजिंग देता है 750 के लेवल के ऊपर, तो हमें स्टॉक में एक फ्रेश मोमेंटम बनता हुआ दिख सकता है और स्टॉक में 850 के लेवल भी मिड टर्म बेसिस पे देखने को मिल सकते हैं। अगर कोई स्टॉक को होल्ड कर रहा है तो वो स्टॉक को होल्ड कर सकता है विद द स्टॉप लॉस ऑफ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑफ 745। तो चलिए, ये कुछ लेवल्स हैं जो कि आपको मैरिको पर ध्यान रखने हैं। वो ब्रॉडर मार्केट स्पेस में ही पूरा आप एक्शन देखेंगे। देखिए, जो मिड कैप इंडेक्स है वो रिकॉर्ड ऊंचाई पर आपको आता हुआ दिख रहा है और धीरे धीरे करके अब निफ्टी भी 26,000 के लेवल से बहुत ज़्यादा दूर नहीं, और उसके बाद कुछ ही अंकों की दूरी रह जाएगी ऑल टाइम हाई लेवल से भी। ब्रॉडर मार्केट में आज भरपूर एक्शन है। देखिए, नारायण हृदयालय, एसकेएफ, आईआरबी, इंफ्रा, इन सभी के बारे में हमने चर्चा की, और छोटे मझोले बैंक, सीएसबी, डीसीबी, इन सभी में एक बहुत बढ़िया एक्शन है। पर वत्सल, एक बार इंजीनियर्स इंडिया की भी बात करते हैं। देखिए, मुझे याद है फ्राइडे को नंबर्स आए थे और नंबर्स काफ़ी शानदार थे। उस दिन भी जहाँ तक मुझे याद है 5-6% का मूव इसने इंट्राडे दिया था, और आज 3% की तेज़ी फिर से। वत्सल, 200 के पार तो ये निकला है स्टॉक। कैसे देख रहे हैं आप इसको चार्ट्स पे, और कौन से बड़े टारगेट्स यहाँ पे ध्यान में रखने चाहिए? जी, मैं अगर इंजीनियरिंग इंडिया की बात करूं तो जैसे आपने बताया कि हमें नंबर्स का एक चार्ट पे भी एक रिएक्शन देखने को मिला था। स्टॉक ने 188 लेवल से अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली थी। स्टॉक अराउंड 200 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग दिया था। स्टॉक में आज एक फॉलो अप मूव भी आया है। स्टॉक ने अपने 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रिक्लेम किया है। तो
पर स्टॉक का एक तो मुझे लगता है कि स्टॉक 218 के लेवल तक जा सकता है। तो अगर किसी को फ्रेश एंट्री लेनी हो तो यहाँ से एक फ्रेश एंट्री भी ली जा सकती है। 198 का एक एसएल रखे ऊपर की ओर। शॉर्ट टर्म में जो मैं लक्ष्य एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 218 का लक्ष्य एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 218 को स्टॉक अगर उसके ऊपर क्लोजिंग देके सस्टेन करता है तो हमें स्टॉक में 250 के लेवल्स तक भी देखने को मिल सकते हैं। तो स्टॉक का फिलहाल एक इमीडिएट बेसिस पे एक सपोर्ट बन रहा है 198 का, और अगर पोजिशनल सपोर्ट की बात करूं तो 190 का एक पोजिशनल सपोर्ट बन रहा है स्टॉक का। ऑलराइट, तो चलिए यहाँ पर आपको रखनी है नज़र पोजिशनल सपोर्ट और बाकी अन्य वॉच काउंटर्स जो हैं वो वत्सल ने आपके लिए हाईलाइट किए। बट इस बीच कुछ एक ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में भी आप अच्छा मूव देखेंगे। देखिए BPCL और HPCL दोनों में एक अच्छी तेज़ी है, पर वत्सल BPCL फिर से 0.25% का उछाल, क्या मायने हैं इसके और क्या यहाँ पे कोई ट्रेड बनता है? कि BPCL की बात करूं तो BPCL पिछले कुछ सेशन से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है बिटवीन द रेंज ऑफ 365 एंड 380, और स्टॉक अपने रेंज रेजिस्टेंस पे जो 380 पे एक स्टॉक का एक जो रेंज है उसका एक रेजिस्टेंस बन रहा है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक में अगर बाइंग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है तो अगर स्टॉक सस्टेन करता है 380 के लेवल्स के ऊपर, फिर स्टॉक में हमें एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। और स्टॉक अगर 380 के लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो फिर 420 के लक्ष्य के साथ स्टॉक में बाइंग करनी चाहिए। स्टॉक का एक इमीडिएट सपोर्ट बन रहा है 365 के लेवल पे, तो 365 को एक सपोर्ट की तरह देखना चाहिए और 380 को एक रेजिस्टेंस की तरह देखना चाहिए। मतलब अगर 380 के ऊपर क्लोजिंग देता है फिर इसमें एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए स्टॉक में। ठीक है, 380 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे तो फिर इसमें एक खरीदारी का अवसर बनेगा आपके लिए। BPCL में फिलहाल 378 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। 379 रुपए का आज का इंट्राडे हाई इसने बनाया है। लेकिन आज निफ्टी बैंकिंग स्टॉक्स ने बाजार को सपोर्ट किया है और इक्का दुक्का ऑटो स्टॉक्स ने। अदरवाइज अगर बैंकिंग शेयर नहीं चल रहे होते तो फिर आज आपको बाजार थोड़ा ढीला दिखाई देगा। निफ्टी करीब करीब 55 अंक ऊपर है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 368 अंक ऊपर कारोबार कर रहा है। और अच्छी चीज बाजार की आज ये है जो कि शुक्रवार को नहीं थी। ब्रॉडर मार्केट से संकेत अच्छे हैं, मार्केट की ब्रेथ अच्छी है और 1680 शेयर मजबूत हैं। 1050 शेयर आज गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। लेकिन घूम फिर के नजर जा रही है बैंकिंग वाले शेयरों पर, क्योंकि एक्शन पूरा का पूरा वहीं पर दिखाई दे रहा है। एक छोटा बैंक AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में अच्छी तेजी है 5% के आसपास की। हालांकि इसके नंबर तो कुछ खास नहीं रहे थे, हमने देखा था कि प्रॉफिट गिरा था। लेकिन ये कि जब से ये खबर आई है कि उन्होंने यूनिवर्सल बैंकिंग के लिए लाइसेंस अर्जी दी है और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दिसंबर के अंत तक उनको मिल जाएगा लाइसेंस। 55 रुपए के आसपास का भाव हम अच्छा ठीक है 910 रुपए के आसपास के भाव हम देख रहे हैं फिलहाल शेयर में। वत्सल, इस पर जरा क्या आपसे राय चाहिए, क्या सलाह होगी आपकी शेयर में? जी, अभी जब मैंने अभी शो ज्वाइन किया तब मुझे जब स्टॉक्स के बारे में पूछा गया था तब AU बैंक ही मैंने अपने जो पसंदीदा एक 2 स्टॉक है उसमें से एक AU बैंक को मैंने चूज किया था। तो AU बैंक की अगर बात करूं तो हमें एक अच्छा खासा एक रैली देखने को मिली है। बीच में स्टॉक ने अपने हाई से एक रिट्रेसमेंट दिया था और अपना जो 10 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वहां पे एक अच्छा खासा सपोर्ट बना के 2-3 सेशन कंसोलिडेशन देने के बाद आज फिर से हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिली है। स्टॉक में एक बुलिश हिडन डाइवर्जेंस बन रहा है जो कि इंडिकेट कर रहा है कंटिन्यूएशन ऑफ दिस रैली। तो मुझे लगता है कि स्टॉक में 8 से 880 का एक सपोर्ट रहेगा, तो स्टॉक को बाय किया जा सकता है। सपोर्ट के तौर पे 880 के लेवल्स को देखा जा सकता है। तो आपका एक एसएल रहना चाहिए सपोर्ट के नीचे, तो 877 का एक एसएल रखिए। ऊपर की ओर जो मैं लक्ष्य एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 850 से 880 के लक्ष्य 960 से 980 के लक्ष्य में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ स्टॉक में। ठीक है, 980 तक के लेवल की उम्मीद है वत्सल को। सीमेंस में भी आज हम तेजी देख रहे हैं। सीमेंस के भी नंबर आए थे। आज हम शेयर में देख रहे हैं कि 2 से 2.5% के आसपास की मजबूती पर ये कारोबार करता हुआ आपको दिखाई देगा। सीमेंस चलता तो है वत्सल जी, लेकिन दिक्कत ये है कि फिर ये घूम फिर के वही 3,000-3,100 रुपए के आसपास चला आता है। आज हम 2.5% के आसपास की अच्छी तेजी देख रहे हैं सीमेंस में। क्या ये तेजी को ये बरकरार रख पाएगा सीमेंस, और क्या इसमें नया ट्रेड लेना है? जी, अगर मैं सीमेंस की बात करूं तो मैं अगर सीमेंस के चार्ट स्ट्रक्चर की बात करूं तो स्टॉक काफी टाइम से एक साइडवेज ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। स्टॉक एक
जो एक अगर बात करूँ तो एक ब्रॉड रेंज की बात करूँ तो 3220 से लेके 3000, तो इस रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। स्टॉक अपने रेजिस्टेंस के पास है, तो मेरे ख्याल से अगर स्टॉक 3200 के लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर हमें 3500 के लेवल्स भी देखने को मिल सकता है। पर स्टॉक को फिलहाल वेट एंड वॉच मोड में रहना चाहिए। अगर 3200 के ऊपर स्टॉक अगर 2 या 3 क्लोजिंग देता है, फिर ही हमें एक स्ट्रेंथ डेवलप होती हुई स्टॉक में दिख सकती है। नीचे सपोर्ट की तौर पे 3050 एक अच्छा काम कर रहा है, तो एक इमीडिएट बेसिस पे एक सपोर्ट के तौर पे देखना चाहिए 3050 को। और स्टॉक का एक पोजिशनल सपोर्ट बन रहा है 2930 के लेवल पे। ऊपर अगर ये लगातार 2-3 सत्रों में अगर क्लोजिंग दे, फिर आपका कन्विक्शन यहाँ पे मजबूत होना चाहिए बाइंग की तरफ, फिर आप नई खरीदारी भी कर सकते हैं। कुछ और स्टॉक्स की चर्चा करते हैं जहाँ पे शॉर्ट्स काफ़ी बनते दिख रहे हैं। अदानी एंटरप्राइजेज, यहाँ भी आज काफ़ी गिरावट है, 3% की गिरावट है। वत्सल, यहाँ पर बताइए अदानी एंटरप्राइजेज को लेकर आपका व्यू। जी, मैं अगर अदानी एंटरप्राइज की बात करूं तो स्टॉक ने अपने 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे एक क्लोजिंग दी है, तो स्टॉक का एक सपोर्ट बन रहा है 2350 पे, 2360 पे स्टॉक का एक सपोर्ट बन रहा है। ऊपर स्टॉक का एक रेजिस्टेंस बन रहा है, वो है 2480 पे। तो यही लेवल्स रहेंगे वॉच करने को स्टॉक में। और स्टॉक है वो है मिड कैप आईटी से एम्फैसिस का, करीब 2% की गिरावट यहाँ पे दिख रही है। ओवरऑल आईटी पर भी अपनी राय दे और एम्फैसिस को लेकर क्या लग रहा है? जी, अगर मैं ओवरऑल आईटी की बात करूं तो जनरली देखा गया है कि नवंबर दिसंबर ये जो 2 मंथ होते हैं वो आईटी के लिए एक फेवरेबल मंथ्स माने जाते हैं। और इन 2 मंथ में आईटी एक अच्छा खासा परफॉर्म करता है। पर इस बार थोड़ी सिचुएशन अलग है, ट्रेड डील है, बहुत सारे और भी है, मतलब एफओएमसी की मीट है। तो अगर मैं तो स्टॉक तो मुझे अगर आईटी इंडेक्स की बात करूं तो इंडेक्स की अगर बात करूं तो मुझे नहीं लगता है कि वो जो रिटर्न हमें पिछले कुछ साल में देखने को मिले थे, वो रिटर्न इस साल भी हमें देखने को मिले हैं ड्यू टू ऑल दिस फैक्टर्स। बट अगर मैं एम्फेसिस की बात करूं, चलिए आईटी काउंटर्स पर रखेंगे नज़र। कहीं ना कहीं एक रेजिलियंस का काम कर रहे हैं आईटी काउंटर्स, और पिछले हफ्ते हमने देखा था कि इनमें कुछ अच्छे मूव्स ज़रूर आए थे। पर आज नज़र बिल्कुल नहीं हटेगी निफ्टी बैंक की तेज़ी पे, क्योंकि अब वो हो गई है 410 अंकों की तेज़ी, और निफ्टी 50 भी अब काफ़ी करीब आता हुआ 26,000 के लेवल्स के। इस बीच टाटा मोटर्स में हल्की रिकवरी ज़रूर हमने देखी है, जहां पर शुरुआती टिक में 6% की गिरावट थी, धीरे धीरे करके अब 4% का जो है कट रह चुका है। वत्सल, एक बार टाटा मोटर्स पीवी पर अपना एक क्विक व्यू दीजिए, क्योंकि देखिए निचले स्तरों से रिकवरी है। कुछ एक नोट करने वाली बात ये भी है कि पिछला जो पूरा क्वार्टर रहा वो खराब रहा, इसका कहीं ना कहीं अंदेशा मार्केट पार्टिसिपेंट्स को ऑलरेडी था, पर जो गाइडेंस कट की इतनी शार्पली लोअर की, उससे जो है एक बड़ा झटका लगा। बट आगे के लिए कंपनी उम्मीद ही कर रही है कि सेकेंड हाफ जो है वो काफ़ी बेहतर रहना चाहिए, और कहीं ना कहीं चौथी तिमाही तक जो प्रोडक्शन वॉल्यूम्स हैं, ग्रोथ आउटलुक है, वो सबसे बेहतर आता हुआ दिख सकता है टाटा मोटर्स के लिए। तो वत्सल, इन लेवल्स पे कैसे देख रहे हैं आप पीवी को, और आज की रिकवरी के क्या मायने लगाएं? अगर अभी तो जस्ट हमने सेशन बिगिन ही किया है, मतलब आज का, तो अगर मैं टाटा मोटर पीवी की बात करूं तो हमें नीचे से एक शानदार रिकवरी देखने को मिल रही है। चार्ट में फिलहाल एक हैमर टाइप जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो जो बन रहा है। पर मुझे लगता है कि आज के लिए टाटा मोटर का क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर स्टॉक क्लोजिंग देता है अबाउट द लेवल ऑफ 380 लेवल्स, तो फिर हमें यहाँ से शायद थोड़ी एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। वरना इसको सिर्फ एक स्टॉक एक ओवरसोल्ड जोन में चला गया था, इसलिए वहां पे टेक्निकली एक बाइंग मतलब हमें देखने को मिली थी, तो उसको उस तरह से ही देखना चाहिए। फिलहाल स्टॉक के लिए आज का जो लो है वो एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, और 380 का जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा स्टॉक के लिए। ऑलराइट वत्सल, बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने समय निकाला और ढेर सारे काउंटर्स पर जो है हमसे चर्चा की। मैनी थैंक्स। पर चलिए इसी के साथ फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द लौटेंगे मार्केट के पूरे एक्शन के साथ।